नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नॉवेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, शानदार ब्लू ड्रैगन ने 99वीं मंजिल पर पहुंचते ही जोरदार दहाड़ लगाई। दबाव बहुत अधिक था और चारों तरफ से आ रहा था क्योंकि वो शक्तिशाली रूप को गिराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन माउंटेन सी सेक्ट की गुप्त तकनीकों के सभी 6 रूपों के बीच एक मजबूत प्रतिध्वनि लग रही थी। अब आगे अध्याय 171 चुराई हुई यादों का उपयोग करके षड्यंत्र। उसकी चंचल आवाज पूरी तरह से बदल गई क्योंकि पहले से ही धधकते सूरज के पास उसके ठीक बाद एक और फूटना शुरू हो गया। उसके गोरे मुंह से एक घातक ठंडी आवाज निकल रही थी। तुम्हें बस जाना था और मेरा दिन खराब करना था जबकि मैं मजे कर रहा था। मैं तुम्हारे अंगों को चीर दूंगा और उन्हें तुम्हारे मरते हुए चेहरे के सामने पकाऊंगा, छोटी मछली। उसकी आवाज में अब जहर घुल गया था क्योंकि समुद्र के चारों ओर चमकती हरी रोशनी आध्यात्मिक भूमि को घेर रही थी। 2 सुनहरे सूरजों को लेकर उसकी आकृति एक भयानक आभा के रूप में निकट आई। दानव दुनिया का 7वां शासक अब गंभीर हो गया था। मेरा कोई अनादर करने का इरादा नहीं था और मैं बस ये जानना चाहता था कि इस स्तर की शक्ति के बावजूद आपने उसके अधीन रहना क्यों चुना। बारबाटोस की आकृति इन शब्दों पर रुक गई क्योंकि आध्यात्मिक भूमि को ढकने वाली बाधा फीकी पड़ने लगी। नू ने ये देखा और उसका दिल धड़कने लगा और उसने आध्यात्मिक भूमि को फिर से छोटे आकार में लाने के लिए आकार विनियमन का उपयोग किया, जबकि लंगर का उपयोग करके इसे फिर से अपने शरीर पर लगाया। उसका विशाल ड्रैकोनिक आकार फिर से खुले पानी में दिखाई दिया जब उसने 2 सूरज लेकर जा रहे अब क्रोधित बारबेटोस को देखा। उसने अपनी आशंका को अंदर ही अंदर रखते हुए फिर से बात की। मैं समझ सकता हूँ कि 437 साल पहले जब उसने तुम्हें बुरी तरह पीटा था तब तुमने उसका विरोध क्यों किया। फिर भी मुझे याद नहीं आता कि उसके बाद तुमने उसे कभी चुनौती दी हो। अराजकता के नेक्रोमेंसर को, जिसे मैं जानता हूँ, इतने सालों के बाद अपनी आज़ादी के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए था। इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम खोई हुई दुनिया में उसके खजाने की खोज में क्यों हो और मृतकों की उस दुनिया में आराम क्यों नहीं कर रही हो जिसे तुम बना रही हो। नू ने शांतिपूर्वक ऐसी जानकारी गढ़ी जो शासकों और बारबाटोस के अलावा किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी योजना की संभावित सफलता के बारे में अधिक से अधिक आश्वस्त होता जा रहा था। वह दानव राजाओं की यादों को खंगालता रहा और ऐसी और जानकारी की तलाश करता रहा जिसे वह अपनी बकवास में शामिल कर सके, साथ ही अपनी कही बातों को वैध बनाने का तरीका भी तलाशता रहा। बारबाटोस ने उसके शब्द सुने क्योंकि उसकी शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली रूप से फूट पड़ी। उसने जो 2 सूर्य बुलाए थे जो अपने आसपास के सभी समुद्री जल को उबालकर वाष्पित कर रहे थे, गायब हो गए क्योंकि उसकी आभा अधिक सघन हो गई थी। तुम कौन हो? नू ने ये देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बारबाटोस के चेहरे पर हिंसक भाव देखा जब उसने जवाब दिया, मेरी पहचान कुछ हद तक खास है, लेकिन यह इस विषय के लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं और अधिक स्पष्ट रूप से बोलूंगा ताकि हम बेहतर ढंग से संवाद कर सकें। आप उस अत्याचारी तानाशाह को नीचे गिराने के विचार के बारे में क्या सोचते हैं जिसने पिछले 437 वर्षों से आपको अपने पैरों तले दबा रखा है? मौन। बारबाटोस के चेहरे से निकली दमनकारी हवा रुक गई क्योंकि उसका चेहरा पुनः भावशून्य हो गया। या तो तुम पागल हो या फिर पागल ही हो जो मेरे हमलों से बमुश्किल बचने के बाद ये शब्द बोल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसा कोई मुझसे उस कमीने बाल के बारे में बात भी कर सकता है? नू का एड्रेनालाइन तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में वह जाना चाहता था। विचार त्वरण लगातार मंथन कर रहा था क्योंकि वह अधिक से अधिक यादों से विवरण प्राप्त कर रहा था, विशेष रूप से बारबाटोस की यादें जो हमेशा वर्षों से अपने मरे हुए प्राणियों से बात करती थी। वे एकमात्र प्राणी थे जिनसे वह ईमानदारी से बात करती थी और नू को पौराणिक कंकाल योद्धा से सबसे बड़ा वरदान मिला जो सालों से उसके साथ था। उसे कंकाल योद्धा से मिली 2 पौराणिक कौशल पुस्तकों को देखने और सीखने का मौका भी नहीं मिला था क्योंकि वो कई यादों में तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि मैं केवल पौराणिक रैंक पर हूँ। आपको क्या लगता है कि मेरे स्तर का कोई व्यक्ति इस समय आपके खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? खड़े हो। अगर मैं गंभीर हो जाऊं तो तुम मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे। मैं आखिरी बार पूछूंगा, तुम कौन हो? कौन सी दुनिया? नहीं, तुम किस शक्ति से संबंधित हो? बारबाटोस ने जल्दी से जवाब दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसका धैर्य खत्म हो रहा था, जिससे नू का दिमाग तेजी से चल रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे कौन सी बकवास पहचान देनी चाहिए जिससे उसे कुछ प्रतिष्ठा मिले और साथ ही वो उन यादों का इस्तेमाल करे जो केवल उसके और दानव दुनिया के शासकों के पास ही थी और उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। जब वो ब्रह्मांड की बड़ी दुनियाओं और शक्तियों को देखता था तो उसका दिमाग कई यादों में डूब जाता था और जब उसे एक आदर्श दुनिया मिल जाती थी तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। मैं तो दिव्यात्माओं का एक छोटा सा शिष्य हूँ। बूम।
बारबाटोस के चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वसनीय भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि शब्दों में बहुत ताकत है। स्वर्गीय, यह ओरियास और ग्रेमोरी की यादों के कोने में कुछ था, ब्रह्मांड में एक गुप्त शक्ति जो कई दुनियाओं के लिए भय का विषय थी। उनके प्रत्येक सदस्य एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने कई विश्व नेताओं के दिलों में आतंक पैदा किया था, और उनकी शक्तियां इतनी भयानक थीं कि उनसे लड़ना असंभव था। उनके या उनके उद्देश्यों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, यही कारण था कि नूह ने इस पहचान का दावा किया। जब वो बोलता रहा तो बारबाटोस उसे अविश्वसनीय रूप से घूरता रहा। हाँ, मैं मुश्किल से सदस्य बनने के योग्य हूँ, और मुझे एक ऐसे मिशन पर भेजा गया था जिससे मुझे और भी अधिक पहुँच प्राप्त होती, साथ ही अगर मैं सफल होता तो मेरी शक्ति में भी बहुत वृद्धि होती। बारबाटोस ने ये सुना तो वो सूंघते हुए बोली, अरे सच में, और कृपया बताएं, आपको यहाँ अभी आने का क्या मिशन मिला था? नूह ने उस आकृति को देखा जो उसे अनदेखा कर रही थी, लेकिन उसे और भी अधिक विश्वास हो गया कि उसकी योजना काम कर रही थी क्योंकि उसने उसे फिर से मारने की कोशिश नहीं की थी। ओह, मेरा मिशन सरल है। जबकि अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में बाल जैसे प्राणी और खेती की दुनिया से कई सांप्रदायिक खजाने की तलाश में बेतहाशा भाग रहे हैं, मुझे उनकी आंखों के सामने इसे चुराना है और इसे अपने मिशन के पूरा होने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना है। सेलेस्टियल्स की योग्यता को पूरा करने के लिए यह एक सामान्य परीक्षा है, क्या आपको नहीं लगता? मौन। बारबाटोस उसे ध्यान से देख रहा था जब वो ये शब्द बोल रहा था। वह जो बातें कह रहा था वे पागलपन भरी थीं, और ऐसा कुछ हो सकता था जो केवल सेलेस्टियल नामक गुप्त शक्ति ही कर सकती थी। एक ऐसी दुनिया में खजाने के लिए लड़ने के लिए एक पौराणिक श्रेणी के प्राणी को भेजे, जहां उसके जैसा कोई व्यक्ति जो कि काल्पनिक स्तर का था, आत्मविश्वास से खुद को शीर्ष शक्तिशाली नहीं कह सकता था। रहस्यमय रूप से शक्तिशाली सेलेस्टियल्स के अलावा और कौन अपने नए सदस्यों को ऐसा मिशन देगा? बारबाटोस अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि वह नोहा को सावधानी और संदेह की दृष्टि से देख रही थी। दोनों लोग एक दूसरे को देखते रहे और वहां केवल सन्नाटा था। एक व्यक्ति अपने दावों को पुष्ट करने के लिए कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ शेखी बघार रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था, जबकि उसे इधर उधर घुमाया जा रहा था। लेकिन परिणाम किस करवट लेंगे? बारबाटोस ने एक निवाला खाते समय ध्यान से सोचा। एक पौराणिक श्रेणी का अटलांटियन जो ब्रह्मांड की सबसे गुप्त शक्तियों में से एक का सदस्य होने का दावा करता है, वह बाल के विरुद्ध क्या कर सकता है? बारबाटोस ने ब्लू ड्रैगन की आकृति की ओर देखा, जो एक अटलांटियन को घेरे हुए था, जिसे किसी भी तरह से वह जानकारी नहीं मिलनी चाहिए जो उसके पास थी। उसने अभी भी उसके शब्दों को कुछ नहीं माना, लेकिन क्या होगा अगर उनमें सच्चाई का एक अंश भी हो? क्या होगा अगर उसका सपना वास्तव में हासिल करने का कोई रास्ता हो? उसकी तीखी आंखें इस दिलचस्प दुश्मन को देखती रहीं और वो ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि वे कैसे जवाब देंगे। नूह ये सुनकर खिलखिलाकर मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा कि वो उस चमकदार रास्ते का अंत लगभग देख सकता है जिसे वह केवल बातचीत करके बना रहा था। ठीक है, शुरुआत के लिए आप अपना अनूठा कौशल डेथस डोमेन बंद क्यों नहीं कर देते? जब तक मैं आपसे बात करना जारी रखता हूँ, यह मुझ पर काफी दबाव डाल रहा है। नूह के चारों ओर दबाव बढ़ गया क्योंकि बारबाटोस की आवाज और भी ठंडी हो गई। तुम्हें मेरी योग्यताओं के बारे में भी पता है। बड़े नीले ड्रैगन में बंद नूह का शरीर अभी भी दमघोटू दबाव महसूस कर रहा था, जो उसके शरीर को टुकड़ों में तोड़ने की धमकी दे रहा था, जबकि वह शांति से अपने आखिरी हुक का जवाब दे रहा था, जो इस दानव साम्राज्य को बांध देगा और उसके शब्दों को विश्वसनीयता प्रदान करेगा। क्यों? बेशक, मृत्यु के क्षेत्र के अलावा आपके पास नरकीय प्रवर्तक है जिसका उपयोग आप मुझ पर सूर्य फेंकने के लिए कर रहे थे, और चलो अपने अंतिम कौशल, जीवन और मृत्यु का नृत्य को न भूलें, जिसने आपको 21 पौराणिक मरे हुए प्राणियों, दर्जनों पौराणिक और उससे नीचे की अनगिनत संख्या को इकट्ठा करने की अनुमति दी, जिससे आप सबसे शक्तिशाली शासक बन गए, और फिर भी आप अभी भी बाल के अधीन हैं। सदमा। बारबाटोस को ये सुनकर झटका लगा कि अब रहस्यमयी व्यक्ति ऐसी चीजों के बारे में बता रहा है और बात कर रहा है जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण ये था कि वह सेलेस्टियल्स का सदस्य था, जो हमेशा बहुत ज्यादा शक्ति और जानकारी रखता था। क्या उसके शब्दों में वास्तव में सच्चाई थी? उसने ध्यान से सोचा और अपना मन बनाया और कहा, चूंकि आप इतने ज्ञानी प्रतीत होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसा कुछ कह सकते हैं जिससे दानव जगत का एक शासक दूसरे के विरुद्ध हो जाए? ब्लू ड्रैगन के सिर पर छिपी नूह की आकृति उसकी बात समाप्त होते ही बेतहाशा मुस्कुराए। कुछ भी बड़ा नहीं, बस बाल की छाया से बाहर निकलने के अपने सपने को वास्तविकता बनाना है, बाल की मृत्यु के वादे के साथ। 2 महीने से भी कम समय में... ... अंधेरे समुद्र में भव्य और अविश्वसनीय शब्द गूंज रहे थे, क्योंकि 2 आकृतियां एक दूसरे को गौर से देख रही थीं। नूह ने बारबाटोस की खुद की मरे हुओं और ओरियास और ग्रेमोरी के अनुभवों की यादों को वर्षों तक याद किया, क्योंकि उसे एक बात पर पूरा भरोसा था,
दमनकारी तानाशाह द्वारा बारबाटोस में जो घृणा और क्रूरता का गुण समाया हुआ था, वही आज उसकी जीवन रक्षक नौक होगी। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 172 अज्ञात परिणाम। बारबाटोस को अराजकता के नेक्रोमेंसर के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसके बारे में सिर्फ इतना ही नहीं था। नू ने मरे हुए कंकाल योद्धा की यादों को देखा और बारबाटोस की सालों से चली आ रही आदतों को देखा। जब वो क्रोधित, चंचल या आशान्वित होती थी, तो उसके पास बात करने के लिए केवल उसका मृत शरीर होता था। उसने अपनी बेजान संगति के सामने अपने आंतरिक विचार व्यक्त किए, और नू अभी उनसे गुजर रहा था क्योंकि उसे बारबाटोस के बारे में बेहतर समझ मिल रही थी। वह एक बात के बारे में निश्चित था क्योंकि उसने उसकी पागल जिंदगी देखी थी, और वह थी उस एक व्यक्ति के प्रति उसकी नफरत जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकती थी। उसे पूरा भरोसा था कि वह इस बात का इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा और संभवतः इस मुश्किल स्थिति से कुछ पौराणिक कौशलों के अलावा और भी कई जीत हासिल करके बाहर निकलेगा। चुप्पी का दौर तब टूटा जब बारबाटोस के होठों से हल्की हंसी निकली। तुमने बहुत सारी बातें कही हैं, अटलांटियन। क्या तुम सच में जानते हो कि बाल के पास वह शक्ति है जिसके द्वारा तुम ऐसे शब्द बोल पाते हो? नू को घेरे हुए ब्लू ड्रैगन ने कौशल को निष्क्रिय करते ही गायब होना शुरू कर दिया। उसका अटलांटियन शरीर एक हल्की सुनहरी चमक के साथ फिर से अंधेरे पानी में शानदार ढंग से दिखाई दिया जब वह बारबाटोस को शांति से देख रहा था। अगर उसे कोई बदलाव दिखाई देता तो वह तुरंत खुद को बचाने के लिए कदम उठाता, लेकिन वह पहले से ही फिनिश लाइन देख सकता था। स्वाभाविक रूप से मुझे पता है कि उसके पास अद्वितीय और सर्वोच्च कौशल हैं और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि उनका मुकाबला कैसे किया जाए। अगर मैं तुम्हें भी इसमें शामिल कर लूँ तो मेरा मिशन और भी आसान हो जाएगा। मेरे पास और भी कई रहस्य हैं जो मैं तुम्हारे साथ साझा कर सकता हूँ, अगर तुम पहले किसी समझौते पर पहुंचना चाहते हो। बारबाटोस के चेहरे पर एक भावशून्य भाव बना रहा जब वह इस अटलांटियन की ओर सोच विचार कर देख रही थी। उसके अगले शब्द उसके अब निर्णायक मानसिकता की कील को और मजबूत कर रहे थे। ओह, और अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर आप उसे मार देंगे तो वह कुछ महीनों में दानव दुनिया की इच्छा से पुनर्जीवित हो जाएगा, तो आप आराम से यह काम मुझ पर छोड़ सकते हैं। मेरे पास कई ऐसे उपकरण हैं जो उसे कभी भी पुनर्जीवित होने का मौका नहीं देंगे। इन शब्दों को सुनकर दानव साम्राज्य की आंखें चौड़ी हो गईं और आशंका और सावधानी की भावना बढ़ गई। उसके सामने खड़ा प्राणी इतनी जानकारी रखता था कि वो कोई नहीं था, और यहाँ तक कि दानव दुनिया के शासकों की शक्तियों से संबंधित सबसे बड़े रहस्य भी उसे पता थे। उसके शब्द जिन्हें वह पहले अविश्वसनीय रूप से देखती थी, उसके मन में विश्वसनीयता की भावना पैदा कर रहे थे। उसने बाल के उस आदेश के बारे में सोचा जिसे वह नहीं टाल सकती थी, खोई हुई दुनिया में आकर और खजाने की खोज में उसकी मदद करके, जिसे वह खुद जेब में डाल लेगा। उसने अपनी आज़ादी के सपने के बारे में सोचा जब उसने मृतकों की अपनी दुनिया बनाई थी, जो हमेशा इन आदेशों के कारण छोटी हो जाती थी क्योंकि वह विश्वास की छलांग लगाती थी। ठीक है छोटी मछली, तुम कैसे शुरू करना चाहते हो? नू के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान फैल गई और उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। तो क्यों न तुम हमारे सहयोग की अवधि के लिए हम दोनों को एक अनुबंध में बांधने के लिए एबिस मैजिक का उपयोग करो। छोटी मछली, तुम सचमुच बहुत कुछ जानती हो। बारबाटोस का शरीर सुनहरे रंग के पन्ने की तरह लाल चमकने लगा और पानी में खून जैसा लाल रंग का पेन दिखाई दिया। जैसे ही पेन पन्ने की सतह पर चला, उसका शक्तिशाली सार उसमें समा गया और उसने कुछ शब्द उकेर दिए। ये प्रक्रिया काफी जल्दी खत्म हो गई क्योंकि पेज और पेन नू की स्थिति की ओर उड़ गए। उसने उस पृष्ठ को देखा जिस पर बारबाटोस ने लिखा था और वो उस अनुबंध पर सूचीबद्ध मानगों पर आश्चर्यचकित हो गया जो एबिस मैजिक का उपयोग करके बनाया गया था। यह उन क्षमताओं में से एक थी जिसका उपयोग शासक 10 और उससे नीचे की रैंक के लोग कर सकते थे। एक अनुबंध अनुष्ठान जो दो प्राणियों को बांधता था। अनुबंध स्थापित होने से पहले दोनों पक्ष अपनी शर्तें और प्रतिबंध चुनेंगे। बारबाटोस ने स्वर्णिम पृष्ठ के बारे में जो लिखा था उसमें केवल एक शर्त और प्रतिबंध था। छोटी मछली 2 महीने में बाल का जीवन मिटा देगी। यदि शर्त पूरी नहीं होती तो वह अपना जीवन गंवा देता है। हालत ठीक थी, लेकिन प्रतिबंध नहीं था। नू का चेहरा धुंधला हो गया क्योंकि उसने अपने सार का उपयोग करके सुनहरे पृष्ठ और कलम को पीछे धकेल दिया। मेरे जीवन पर प्रतिबंध बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारा जीवन नहीं मांगूंगा, तुम मेरा जीवन मत मांगो। एक ठंडी आभा फैल गई। ऐसा लग रहा था कि बारबाटोस जल्द ही फिर से शक्ति से भर जाएगा, लेकिन नू दृढ़ रहा। उसने पेन में और सार डालते हुए और प्रतिबंध को फिर से लिखते हुए उसे ठंडेपन से देखा। नू ने इसे एक बार फिर पढ़ा तो सुनहरा पन्ना वापस आ गया। छोटी मछली 2 महीने में बाल का जीवन मिटा देगी। यदि शर्त पूरी नहीं हुई तो वह अपना पुरुषत्व खो देगा और फिर कभी संभोग नहीं कर सकेगा। ये प्रतिबंध पहले वाले प्रतिबंध जितना कठोर नहीं था, लेकिन इसके बारे में सोचना डरावना था।
नूह ने अपना सिर हिलाया और अपना मन कलम में डाला और अपनी शर्तें और प्रतिबंध लिखे। बाला की सच्ची मौत से 2 महीने पहले बारबाटोस न्यू ओसमोंट की सहायता करेगा। बारबाटोस न्यू ओसमोंट की संपत्ति पर दावा नहीं करेगा या उसे नष्ट नहीं करेगा। यदि शर्त पूरी नहीं हुई तो वह अपने द्वारा एकत्रित सभी मरे हुओं की आत्माओं को मुक्त कर देगी। प्रतिबंध को पढ़ते हुए उसका चेहरा सिकुड़ गया और उसने नूह को खतरनाक तरीके से देखा, लेकिन फिर भी उसने सुनहरे पन्ने को मोड़ दिया और फिर अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए एबिस मैजिक का अंतिम भाग किया। मुड़े हुए पन्ने के 2 टुकड़ों में टूट जाने पर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, एक बारबाटोस के पास रहा और दूसरा नूह की ओर चला गया। उसने आधा पन्ना अपने हाथों में पकड़ा और उसे अपने मुंह के पास लाया और बारबाटोस को भी ऐसा करते देखा। फिर दोनों ने पन्ने निगल लिए और एक लाल रोशनी ने कुछ देर के लिए दोनों के शरीर को ढक लिया और अनुबंध पूरा हो गया। वाह, मैंने सचमुच नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर पाओगे। इसका मतलब है कि तुम में कोई कमी नहीं है और तुम उस राक्षस को मार गिरा सकते हो। अनुबंध समाप्त होते ही नूह ने राहत की सांस ली, आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। इस अनुबंध की अवधि के दौरान जब तक वो बाल को हराने के अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, जैसा कि उसने पहले से ही योजना बनाई थी, उसे मदद के लिए शीर्ष फैंटास्मल रैंक वाले बारबाटोस भी मिलेंगे। ये राक्षसों की एक विशेषता थी जिससे वह घृणा करता था, ये तथ्य कि वे अपने लोगों को धोखा देते थे जब भी उन्हें लाभ होता था और उन्हें वह देते थे जो वे चाहते थे। उसने शांति से बारबाटोस की आकृति को देखा जो उसके पास आ रही थी और बस कुछ इंच की दूरी पर तैर रही थी। उसकी अथाह आंखें उसके शरीर के हर हिस्से को देख रही थीं। ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच में सेलेस्टियल्स के सदस्य हो या नहीं, या तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे पता है। अब जब तुमने उस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो या तो बाल मर जाएगा या तुम अपना लिंग खो दोगे। अगर बाल नहीं मरता तो भी तुम अपना लिंग खो दोगे, लेकिन मैं तुम्हें उसके तुरंत बाद मार डालूंगा। अगर सब कुछ गलत हो जाता है तो वह मेरे विश्वासघात के लिए मुझे 1 या 2 बार मार देगा, इससे पहले कि वो यह मान ले कि मैं फिर से नियंत्रण में हूँ। इसलिए मैं वास्तव में बहुत कुछ नहीं खोऊंगा, तुम्हें पता है। उसकी आवाज़ फिर से चंचल हो गई थी क्योंकि उसने जो ठंडी और विनाशकारी शक्ति छोड़ी थी वो लगभग गायब हो गई थी। सैकड़ों हजारों मरे हुए लोगों की चमकती हरी रोशनी अभी भी उनके चारों ओर समुद्र के सभी मीलों को घेरे हुए थी, क्योंकि 2 पूरी तरह से विपरीत प्राणियों ने एक अनुबंध में प्रवेश किया था जिसका दुनिया भर में बहुत बड़ा परिणाम होगा। नूह ने इस खतरनाक व्यक्ति को देखा जो उसकी मौत का कारण बन सकता था यदि उसने कोई समाधान नहीं खोजा होता, और चित्र में उसके साथ कैसे चलना है इसकी योजना बनाना शुरू कर दिया। आप एक ऐसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं जो अपने चारों ओर मरे हुए लोगों के साथ रहता है और थोड़ा पागल और दिमाग से गड़बड़ है। ठीक है छोटी मछली, मैं तुम्हारी मदद तब तक करूंगा जब तक हम कुछ हफ्तों में तुम्हारे घटिया शब्दों का परीक्षण नहीं कर लेते। तुम सबसे पहले क्या करना चाहते हो? अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 173। एक दानव साम्राज्य को साथ लेकर। एक अटलांटियन और एक दानव अंधेरे पानी में तैर रहे थे। अटलांटियन का चेहरा शांत था, जबकि दानव लगातार बातें करते हुए उसके चारों ओर तैर रहा था। हम इस अथाह क्षेत्र में और भी गहरे जा रहे हैं, क्या वह छोटा त्रिशूल यहीं पर है? तुम्हारा असली रूप क्या है, छोटी मछली? चूंकि तुमने कहा कि ये दुनिया सिर्फ तुम्हारा मिशन है, तो तुम एक दुर्लभ प्रजाति हो जो मुझे पहले कभी नहीं मिली। ओह हाँ, वह अलग थलग खजाना क्या था जिसका उपयोग तुमने मेरे पूर्ण हमलों से बचाव के लिए किया था? मुझे इसे फिर से देखने दो। क्या तुम पहले से ही अपनी मर्दानगी को लेकर चिंतित हो और अब उतनी बातूनी नहीं रहती? अनुबंध हो जाने और नूह द्वारा इस शक्तिशाली दानव साम्राज्य के विरुद्ध अपने जीवन की गारंटी दिए जाने के बाद वह अपने एकाकी जीवन में लौट गया और उसने बातचीत को न्यूनतम रखा, लेकिन बारबाटोस अपनी विकृत मानसिकता के कारण बात करना बंद नहीं कर सकी। वर्षों तक जब वह मृतकों की अपनी दुनिया का निर्माण करती रही तो उसके साथ केवल मरे हुए लोग ही थे, और वे ही एकमात्र ऐसे लोग थे जिनसे वह दानव दुनिया के अन्य शासकों के अलावा पागलपन से बात करती थी। नूह ने इस विचित्र श्रेणी के प्राणी की ओर झुंझलाहट से देखा जिसे अब उसकी सहायता करनी थी, जैसा कि उसने कहा था। आपको बस मेरी सहायता करनी है और मैं 2 महीने में अपना वादा पूरा करूंगा। अभी के लिए हम एबिसल जोन का पता लगाएंगे, जबकि मैं यहाँ गहरे समुद्र के कुछ जीवों को मार गिराऊंगा। बारबाटोस ने जब उत्तर दिया तो उसकी काली आंखों में एक चमक दौड़ गई। हाँ, ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को मारने में बहुत रुचि रखते हैं, और मैंने देखा है कि जब वे मरते हैं तो उनकी उत्पत्ति तुरंत आपकी ओर आकर्षित होती है। क्या यह आपकी कोई क्षमता है? सैकड़ों साल पुराना दानव समय बीतने के साथ नूह से रहस्य जानने की कोशिश करता रहा, इस दिलचस्प प्राणी के बारे में और अधिक जानना चाहता था। नूह ने एक पल के लिए सोचा, क्योंकि उसे पता था कि अगले कुछ दिनों तक उसकी हरकतों और कौशल पर बहुत नज़र रखी जाएगी, और उसने उसी हिसाब से योजना बनाई ताकि बारबाटोस उसके बारे में ज्यादा न जान सके।
मैं वास्तव में एक पारखी हूँ और जिन देशों में मैं जाती हूँ वहाँ नई नई चीजें आजमाने का आनंद लेती हूँ। मुझे समुद्री जीवों का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसीलिए मैं उन्हें इकट्ठा कर रही हूँ। बारबाटोस उसके पास तैरकर आए और उसने तेजी से अपना सिर हिलाया। दानव दुनिया के भयानक शासक की हवा लगभग गायब हो गई क्योंकि वह एक मासूम 18 या 19 साल की लड़की की तरह लग रही थी, हालांकि वह नूह की किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। ये व्यक्तित्व का ये तेज बदलाव था जिसके कारण कई लोग गिर गए क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जब व्यक्तित्व अचानक क्रूर में बदल जाएगा तो उन्हें किस विनाश का सामना करना पड़ेगा। वाह, तुम्हें भी खाने में मजा आता है। मुझे भी। मैंने अभी कुछ देर पहले ही एक छोटी मछली खाई थी। उसने बहुत सारी आवाजें की और अंत में रात का खाना भी बाधित हो गया, लेकिन मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। नूह को ठंडे पसीने की बूंदें महसूस हुई जब उसने कंकाल योद्धा की यादों को याद किया जिसमें बारबेटोस को एक पौराणिक अटलांटियन को खाते हुए दिखाया गया था जो संभवतः अटलांटिस का साधक था। उसने एक पौराणिक प्राणी को तब प्रताड़ित किया और फिर उसे खा लिया जब वह अभी भी जीवित था। ऐसी ही हरकतें थीं जिसने नूह को इस दानव साम्राज्य के आसपास और भी अधिक सावधानी से काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और उसके दिमाग में उसके तेज सवालों को रखते हुए और अधिक उच्च रैंक वाले कौशल के लिए खेती करने के लिए एबिसल जोन में गहराई से खोज की। उसने बारबाटोस के कंकाल योद्धा की मृत्यु से 2 और पौराणिक कौशल प्राप्त किए थे जो उसने अब सीखे थे। मृत्यु की आभास सक्रिय होने पर सभी हमलों में मृत्यु विशेषता प्राप्त होती है। जब बचाव को नजरअंदाज किया जाता है और दुश्मनों के मूल को लक्षित किया जाता है तो नुकसान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। एक मरे हुए की सहनशक्ति। मरे हुए लोग इतनी आसानी से थकते नहीं हैं। सक्रिय होने पर थकावट पूरी तरह से दूर हो जाती है क्योंकि शरीर बिना किसी तनाव के कई दिनों तक काम कर सकता है। कौशलों की व्याख्या काफी सरल थी, लेकिन तथ्य यह है कि वे पौराणिक कौशल थे जिससे उनके प्रभाव हास्यास्पद हो गए। नूह के हमलों में काले धुएं की एक पतली परत थी जिससे उन लोगों को भयानक क्षति हुई जिन पर उसने हमला किया था, जबकि उसका शरीर अब ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह अभी अभी उठा हो और 100% समय ऊर्जा से भरा हुआ हो। उसे हमेशा सोना अच्छा लगता था क्योंकि इससे उसे तरोताजा महसूस होता था, लेकिन इस कौशल के साथ वह थकावट महसूस करने की चिंता किए बिना कई दिनों तक सो सकता था। वो एक राक्षस महारानी के साथ एबिसल जोन में आगे बढ़ा और उसने एक और पौराणिक समुद्री जीव को मार गिराया। यह एक भयानक किलर व्हेल था। अटलांटिस के राजा से उपहार के रूप में प्राप्त पौराणिक व्हेल उसी समय मर गई थी जब बारबाटोस पहले प्रकट हुआ था, और कुछ ही समय बाद नूह ने उसी प्रजाति की एक और व्हेल को मार गिराया। उसका शरीर जो अब कई पौराणिक श्रेणी के कौशलों से बड़ा हुआ था, उसने आसानी से किलर व्हेल की कठोर मांसपेशियों को फाड़ दिया क्योंकि उसने केवल माउंटेन सेक्ट की 5वीं फॉर्म सम्राट का वंश की गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया, साथ ही हाइड्रोकाइनेसिस का उपयोग करके दुश्मन को अपने घरेलू मैदान में भारी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। उसका स्वरूप एक शाही सम्राट की धुंधली रूपरेखा जैसा था क्योंकि उसकी पीठ से पंख निकले हुए थे और उसके दोनों हाथों में 2 हिलती हुई तलवारें थीं। उसकी क्षति और बढ़ गई क्योंकि वह सक्रिय मृत्यु की आभा रहा और उसने सिर्फ 1 मिनट में पौराणिक हत्यारे व्हेल को पराजित कर दिया। बारबाटोस व्हेल के बड़े शरीर को देख रही थी जो नूह के सामने से गायब हो गया था जब उसने कहा, तुम इन्हें खाने के लिए इकट्ठा कर रहे हो न? तो चलो खाते हैं। उसके शब्दों में एक चंचल लहजा था, साथ ही गंभीरता भी थी, जिससे नूह ने इस दानव साम्राज्य की ओर देखा जिसे वह बहुत लंबे समय तक अनदेखा नहीं कर सकता था। कहीं ऐसा न हो कि वह फिर से अपने दूसरे भयानक व्यक्तित्व में बदल जाए। उसने थोड़ा सोचा और उसकी ओर अपना सिर हिलाया। अनुबंध की शर्तें जो उन दोनों के बीच थीं, उसे उसके खिलाफ बहुत कुछ करने की अनुमति नहीं देती थीं। विरोध मत करो, मैं तुम्हें उस गुप्त खजाने तक ले चलूंगा जिसके बारे में तुम इतनी उत्सुक हो। बारबाटोस की आंखों में चमक आ गई जब उसने सिर हिलाया और उनकी आकृतियां अंधेरे समुद्र से गायब हो गईं और आध्यात्मिक भूमि के आसमान में दिखाई दी। बारबाटोस ने जमे हुए पठार के चारों ओर देखा और पाया कि कुछ पौराणिक जानवर सावधानी से अपनी आकृतियों को देख रहे थे। जब उसने आवाज निकाली, वाह, देखो तुम्हारे छोटे छोटे पालतू जानवर कितने प्यारे हैं। क्या हम भी देख सकते हैं कि वे कितने स्वादिष्ट हैं? आध्यात्मिक भूमि में पहुंचते ही दानव साम्राज्य के मुंह से खतरनाक शब्द निकले, जिससे सम्राट पेंगुइन निडर होकर आगे आया और उसका शरीर चांदी की रोशनी से चमक उठा। नूह का चेहरा भावशून्य बना रहा जब उसने कहा, अनुबंध याद रखो, तुम उन सभी मरे हुओं को खोना नहीं चाहोगे जो तुमने वर्षों में एकत्र किए हैं, है ना? अनुबंध का उल्लेख भयावह शासक के मन में घर कर गया जब वे नूह द्वारा बनाए गए पहले आधुनिक घर की ओर बढ़ रहे थे। किलर व्हेल का विशाल शरीर बाहर दिखाई दिया, जबकि नूह के हाथों में चाकुओं का एक सेट दिखाई दिया। उसने जो सुनहरा युद्ध सूट पहना था वह उसके शरीर से उतर गया और एक छोटा एप्रन प्रकट हुआ और उसने व्हेल के विशाल शरीर को काटना शुरू कर दिया, जबकि वह आसपास के क्षेत्र में घूम रहे बारबाटोस पर नजर रख रहा था।
वो इस शक्तिशाली राक्षस के लिए खाना बनाने वाला था जो कि फेंटमसल रंग के शिखर पर था और वो योजना बना रहा था और सोच रहा था कि यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। वो उसे तब तक मनोरंजन करता रहेगा जब तक कि वो उस प्राणी के खिलाफ खड़े होने के लिए पर्याप्त कौशल हासिल नहीं कर लेता जिसे वह भी नहीं हरा सकती। दमनकारी तानाशाह बाल, उसका पद भी शीर्ष फेंटास्मल था, लेकिन ये उसका अद्वितीय और परम कौशल था जिसने उसे लगभग अपराजय बना दिया था। इस विचार ने नूह के मन में नई आशंकाएं पैदा कर दी क्योंकि उसने बारबाटोस के साथ अपने अनुबंध का पूरा उपयोग करते हुए अपनी ताकत को और भी तेजी से बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचा। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 174 दानव दुनिया का शासक। एक विशालकाय मानव आकृति जो एक विशालकाय के आकार की लग रही थी, एक द्वीप के ऊपर शांत भाव से खड़ी थी जो आग की लपटों से जल रहा था। उसकी त्वचा पर लाल रंग का रंग था, जैसे उसके सिर पर 3 सुनहरे सींग शक्तिशाली रूप से फैले हुए थे। एक लाल लबादा ही उसे ढंक रहा था और वह विचार कर रहा था। उसकी आंखों में बीच बीच में एक रोशनी गुजर रही थी। उसके पीछे दानव दुनिया के कई शासक थे जो अपनी अपनी दानव सेनाओं का नेतृत्व करते हुए नेपच्यून के त्रिशूल की खोज में खोई हुई दुनिया के खतरनाक क्षेत्रों में से एक ज्वालामुखी द्वीप पर आगे बढ़ रहे थे। उनके आसपास की जमीन आग की लपटों में थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हों। ये कोई साधारण विस्फोट नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि पिघली हुई लपटों के अलावा कुछ और भी गहरे से उठ रहा है। ओंग! जब विशालकाय आकृति का सिर सबसे बड़े फटते हुए पहाड़ के मुंह से ऊपर उठने लगा तो बहते लावा के बीच सार तत्व बेतहाशा इकट्ठा हो गया। अकेले सिर की ऊंचाई 5 मीटर से भी ज्यादा थी और दुनिया के लिए लाल लाल आंखें खुल गईं। लावा से टपकते पंख बाहर की ओर फूट पड़े क्योंकि उसका शरीर और अधिक दिखाई देने लगा। उसका भयानक चेहरा ट्राइसिक काल के ड्रैगन और डायनासोर के मिश्रण जैसा लग रहा था। ये समुद्र की आपदाओं में से एक था, काइजू, पिघला हुआ उस्त्रा। दहाड़! इसने बाल और उसकी सेनाओं की ओर खतरनाक दृष्टि से देखते हुए एक भयंकर गर्जना की तथा फैंटास्मल रंग पर पागलपन भरे स्तर की शक्ति का प्रदर्शन किया। बाल ने इस डरावने प्राणी की उपस्थिति को देखा और हल्के से बोला। उसकी आवाज गरजती हुई उसके पीछे खड़े दानव राजाओं और दानव प्रभुओं को सुनाई दी। जब तक मैं इस जानवर का मुकाबला करता हूँ तब तक पीछे हटो। इस यात्रा के दौरान हताहत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दानव दुनिया की ताकतें खोई हुई दुनिया में फैली हुई थीं, लेकिन वे अभी तक समुद्र की आपदाओं से नहीं गुजरी थीं। बाल के शब्दों का पालन किया गया क्योंकि राक्षसों की सेना ने आगे बढ़ना बंद कर दिया, धीरे धीरे पीछे हटते हुए रक्षात्मक संरचनाओं में चले गए। धधकते ज्वालामुखी से निकल रहे काइजू का सामना करने के लिए केवल एक ही प्राणी बचा था। उसके शरीर पर लबादा चपटा हो गया था और उस पर बीच बीच में आग की लपटें दिखाई दे रही थीं, क्योंकि उसके पैरों के नीचे लावा और पिघली हुई लपटें बह रही थीं। बाल को थोड़ी भी असुविधा महसूस नहीं हुई क्योंकि वह शांति से खड़ा था और आने वाले काइजू का सामना कर रहा था। मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास एक अत्यंत शक्तिशाली त्रिशूल है, तो आप केवल मुझ पर क्रोध से चिल्लाएंगे। दहाड़! ठीक है, तो फिर देखते हैं कि खोई हुई दुनिया की तथाकथित आपदाएं कितनी कठिन हैं। एक साधारण आदान प्रदान ने 2 फैंटास्मल स्तर के शक्तिशाली लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई शुरू कर दी थी। एक खोई हुई दुनिया के खतरनाक क्षेत्र से एक आपदा थी, दूसरा शक्तिशाली अद्वितीय और अंतिम कौशल रखने वाला दानव दुनिया का पहला रैंक वाला शासक था। काइजू ने सबसे पहले हमला किया। पिघली हुई लपटों की सुलगती गेंदें आकाश से बाल के स्थान की ओर बरसने लगीं। बाल की आकृति ने अभी भी अपने हाथ पीछे लपेटे हुए थे, जबकि उसकी आकृति क्षेत्र के चारों ओर टिमटिमा रही थी और पिघली हुई लपटों की बूंदों से बच रही थी। सार के फूटने के साथ ही उसके होंठ हल्के से हिलने लगे। अद्वितीय कौशल समानांतर विचार सक्रिय रखा गया था क्योंकि बाल ने हमला करते हुए बचने के लिए कई कौशल डाले और साथ ही भविष्य की योजनाओं के बारे में भी सोचा। ओंग! काइजू का शरीर हवा में उड़ गया। लावा के सर्पिल जमीन पर उछल रहे थे क्योंकि उसका शरीर बाल की ओर झपटा। हवा अत्यधिक गर्मी से धड़क रही थी क्योंकि प्रभावासन था। धमाका! काइजू ने अपने पंजे को क्षतिग्रस्त पाया और एक करुण चीख निकली। उसकी आंखें उस छोटी सी आकृति की ओर देख रही थीं जिसने ये सब किया था। इस शक्तिशाली प्राणी को चकित करने वाला हमला एक और अनोखा कौशल था जिसे बाल ने डाला था, अंतरिक्ष विनाश। टक्कर के दौरान अंतरिक्ष का एक हिस्सा इस तरह टूट गया था जैसे कि कोई दर्पण टूट रहा हो। उस क्षेत्र के पास मौजूद काइजू के पंजे की मांसपेशियां और हड्डियां टूट गईं। क्षतिग्रस्त पंजे पर आग की लपटें दिखाई देने के साथ ही लाल रोशनी निकली और कुछ सेकंड बाद वह नया जैसा हो गया। काइजू ने उस तैरती हुई आकृति की ओर ध्यान से देखा जिसने उसे सबसे पहले घायल किया था, और वह और भी अधिक भयंकर रूप से लड़ने लगी। 2 काल्पनिक श्रेणी के प्राणियों के बीच लड़ाई 1 और घंटे तक जारी रही। उसके बाद ही स्पष्ट विजेता का फैसला हो सका। धरती कांप उठी और लावा बहने लगा। लड़ाई जारी रही और दूर से देखने वाले लोग आशंका से आगे की ओर देखने लगे।
कुछ समय बाद यह क्षेत्र भयावह रूप से नष्ट हो गया था क्योंकि एक व्यक्ति अभी भी अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हवा में तैर रहा था। उसके शाही वस्त्र में दरारें थीं और उसकी त्वचा के कुछ हिस्से जले हुए लग रहे थे। उसका दुश्मन बहुत बुरी स्थिति में था क्योंकि वह भारी सांस ले रहा था। उसका सिर मुश्किल से जमीन से उठ पा रहा था। उसका शरीर काली लपटों से भरा हुआ था जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वे लगातार जलते रहे और उसकी जीवन शक्ति को और अधिक नष्ट करते रहे। ये समुद्र की आपदा थी जो ज्वालामुखियों की गहराई में उठी थी, और फिर भी उसका शरीर खतरनाक लपटों के आगे झुक रहा था जिन्हें बुझाया नहीं जा सकता था। उसके मुंह से कमजोर आवाज निकलते ही उसकी हड्डियों में भय की गहरी भावना बैठ गई। तुम अपनी खोज में सफल नहीं होगे, दानव। बाल ने इस मरती हुई विपत्ति को शांति से देखा। जैसे जैसे वो उसके विशाल शरीर के पास पहुंचा, उसके शरीर पर लगे घाव धीरे धीरे ठीक होते गए। शायद नहीं, ये निर्णय लेने वाले आप नहीं हैं। वह कैजू के जलते हुए मुंह के करीब आया और उसने अपना हाथ उस प्राणी के सिर पर रख दिया। आपको इस विश्व द्वारा नियुक्त रक्षकों में से एक होना चाहिए, और यहाँ तक कि जब आप शक्ति के इस स्तर तक पहुंचे तो आप भी इससे प्रभावित होने चाहिए। बाल के हाथों से एक काली आभा फूटने लगी, जिससे काइजू का भय और भी बढ़ गया। तो मरने से पहले इन अंतिम संदेशों को इस खोई हुई दुनिया और अटलांटिस शहर तक पहुंचा दो, जिसे ये बहुत ही बेसब्री से बचाना चाहता है। मैं इसके विशाल समुद्रों को पार करके जो चाहता हूँ उसे खोजने के लिए अधीर हो गया हूँ। अब मैं सीधे इसके बेशकीमती शहर के दिल की ओर जाऊंगा। उसके हाथों से निकली काली आभा ने काइजू के विशाल शरीर को पूरी तरह से ढक लिया, जो 30 मीटर से भी बड़ा था। ये परम कौशल 7 घातक पापों में से एक, ग्लूटनी का प्रदर्शन था। दुनिया को पता चले कि अभी भी उसके लिए मुक्ति बाकी है। उसे बस इतना करना है कि मैं उसके लोगों को पूरी तरह से नष्ट करने से पहले मुझे समुद्र का त्रिशूल सौंप दे। मेरी सेनाओं को भारी क्षति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह उस चीज की तुलना में कुछ भी नहीं होगा जो मैं इस दुनिया के निवासियों के साथ करूंगा। अटलांटिस पहुंचने से पहले एक निर्णय लिया जाना चाहिए, अन्यथा आपको एक पूर्ण युद्ध करना होगा। ये शब्द शांत भाव से निकल रहे थे, जबकि काइजू को काले धुएं के कारण एक भयावह अनुभूति हो रही थी जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। अब आपके एक रक्षक की मृत्यु तो आने वाले समय का एक स्वाद मात्र है। ओंग परम कौशल ग्लूटनी का प्रयोग किया गया, जिससे एक तीखी चीख निकली। दूर से सुन रहे शासकों के चेहरे डर से काले पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कैजू की चीख सुनी, जिसका मूल उसके शरीर से निकाला जा रहा था। कुछ सेकंड बाद केवल सन्नाटा छा गया, क्योंकि काइजू के विशाल शरीर में कुछ भी नहीं बचा था। बाल के सामने का क्षेत्र खाली था, क्योंकि उसने एक हल्की डकार ली और अपने पेट को थपथपाया। वह आग की लपटों के क्षेत्र से मुड़ा और शासकों और उसके पीछे राक्षसों की सेना की ओर देखा। उसकी स्पष्ट आवाज गूंज रही थी और जहां वे थे वहां से मीलों दूर तक उन तक पहुंच रही थी। उन अभिमानी साधकों से संपर्क करें। हम अटलांटिस शहर के लिए रास्ता बनाते हैं। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 175 एडोमेनिया आए। जबकि विश्व के विभिन्न कोनों में महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थीं, फ्रोजन पठार आध्यात्मिक भूमि में एक ऐसा दृश्य घटित हो रहा था जो किसी भी जानकार प्राणी को आश्चर्यचकित कर सकता था। भयानक दानव साम्राज्य, जिसके पास कई व्यक्तित्व थे, एक मेज पर बैठी थी और उसके सामने रखे व्यंजनों को देखकर लार टपका रही थी। यह एक तली हुई मिथिकल किलवेल थी जिसे नूह ने खुद पकाया था और उस कौशल को सक्रिय किया था जो हमेशा सबसे अच्छे स्वाद वाले भोजन की गारंटी देता था। शक्तिशाली शासक ने उस क्षण भोजन करना शुरू कर दिया जब प्लेटें मेज पर गिरी, तथा उसने एक पौराणिक श्रेणी के प्राणी का मांस बड़े बड़े टुकड़ों में खा लिया। छोटी मछली, तुमने ऐसा क्या किया कि इसका स्वाद ऐसा हो गया? अपने मुंह में भरकर वह आनंद लेते हुए शेफ की खुलकर तारीफ कर रही थी। नूह ने उस आकृति को देखा जो कुछ समय पहले उसे जान से मारने की धमकी दे रही थी, लेकिन अब दुनिया की परवाह किए बिना बेपरवाही से खा रही थी, क्योंकि उसे भी इस विरोधाभास को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। वह विचारों में खोया हुआ था। तभी उसने पाया कि उसका हाथ नीचे खींचा जा रहा है, और उसने एक छोटे आकार का सम्राट पेंगुइन देखा जो बारबाटोस को संदिग्ध दृष्टि से देखते हुए अपनी आस्तीन खींच रहा था। पेंगुइन की नजरें बारबाटोस से हटकर कटी हुई किलर वेल की कई प्लेटों पर चली गईं, जब उसने अपनी मोती जैसी चांदी जैसी आंखों से नूह को देखा। नूह ने आह भरी और सिर हिलाया जब उसने देखा कि कई प्लेटें चांदी जैसी रोशनी के साथ टेबल से गायब हो गईं, जबकि सम्राट पेंगुइन ने अपने लिए और आध्यात्मिक भूमि के अन्य जानवरों के लिए कुछ प्लेटें पकड़ लीं। यह एक पौराणिक श्रेणी के प्राणी का मांस था। इसके मांस और हड्डियों में एकत्रित सार बहुत मोटा था और ये ताकत का एक बड़ा स्रोत होगा। बारबाटोस ने देखा कि जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो किलर वेल की कुछ प्लेटें गायब हो गईं, और जब उसकी नज़र सम्राट पेंगुइन पर पड़ी तो एक दमघोंटू दबाव फूट पड़ा। छोटे पक्षी, तुम क्या कर रहे हो? सम्राट पेंगुइन बारबाटोस द्वारा डाले गए दमघोंटू दबाव से घुटनों के बल पर आ गई, क्योंकि नूह उनके बीच में कूद पड़ा और उसे सख्ती से देखने लगा।
सिर्फ उस एक वेल से ही ढेर सारा मांस निकलता है। मैं और भी बनाना जारी रखूंगा, इसलिए ऐसा मत करो। अगर तुमने गलती से मेरी सेना में से किसी को मार दिया तो सौदा रद्द हो जाएगा। दबाव तब कम हुआ जब भयानक दानव साम्राज्य ने सुना कि वह जो चमकदार मांस खा रही थी उसमें और भी कुछ होगा, और वह फिर से मजे लेने लगी। जिस पेंगुइन को उसने दबाया था वह एक अभिमानी भाव के साथ उठा और इस काल्पनिक व्यक्ति को निडरता से घूरने लगा और अपनी क्षमता का उपयोग करके कुछ और प्लेटें ले ली, इससे पहले कि उसका शरीर चमककर दूर चला जाता। वे भविष्य के घर में थे जिसमें नूह के लिए काम करने के लिए एक विस्तृत रसोई घर था, जहां वह अगले कुछ घंटों तक खाना पकाने और पौराणिक श्रेणी के प्राणी के मांस का आनंद लेने में बिताता था। जब बारबाटोस अपनी 20 कुछ प्लेट पर था तो उसके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि का भाव गायब हो गया, जो जल्दी ही क्रोधित और खट्टा हो गया। नूह को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब उसमें बदलाव आ गया, क्योंकि उसके चबाते हुए मुंह से चौंकाने वाले शब्द निकल रहे थे। बाल अधीर हो गया है और अटलांटिस शहर की ओर सभी बलों को इकट्ठा कर रहा है। वह अटलांटिस को घेरने के लिए एक बार फिर कल्टीवेटर्स के साथ एक और सौदा करेगा। दानव साम्राज्य ने भयावह जानकारी जारी की जब वह चमकते हुए मांस को खाने लगी, जबकि उसका चेहरा उदासीनता से नूह की ओर देख रहा था। नूह की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने यह नई जानकारी सुनी और अपने सामने बैठी उदासीन दानव साम्राज्य से पूछा, उनकी सेनाएं एकत्रित होकर कब तक पहुंचेंगी? खैर, वो इस दुनिया के किसी कोने में किसी खतरनाक क्षेत्र से आ रहा है, जबकि कल्टीवेटर्स हर जगह फैले हुए हैं। मैं अटलांटिस की छोटी मछलियों को 2 सप्ताह का समय देता हूँ, इससे पहले कि 2 बड़ी दुनियाओं की पूरी ताकत उनके दरवाजे पर दस्तक दे। वह अपनी उंगलियां चाट रही थी और बात करते हुए एक और प्लेट पकड़ रही थी, तथा अपने सामने रखे भोजन को उस विनाशकारी जानकारी से अधिक महत्वपूर्ण मान रही थी जो वह बोल रही थी। ओह, चूंकि आप यहाँ के मूल निवासी भी नहीं हैं, तो क्या आपको परवाह है कि अटलांटिस में मछलियों का क्या होता है? आपके पास कई अनोखे उपकरण और कौशल हैं, जिससे मुझे विश्वास होता है कि 2 महीने में उस बदमाश बाल को खत्म करने का आपका वादा संभव हो सकता है, लेकिन मुझे संदेह है कि जब वह अटलांटिस पर हमला करेगा और उस त्रिशूल को अपने लिए छीन लेगा, तो आप उससे मुकाबला कर पाएंगे। बारबाटोस के मुंह से निकले इस शब्द ने नूह को और सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में योजनाएं तेजी से बदल रही थीं। उसके पास अभी भी अटलांटिस के लिए योजनाएं थीं, और वह बाल को इतनी जल्दी उसे नष्ट नहीं करने दे सकता था। खैर, मुझे लगता है कि अब मैं आप पर निर्भर रहूंगा, उसने ये सोचा जब उसने आध्यात्मिक भूमि की ओर देखा। पौराणिक जानवरों की संख्या 15 से अधिक हो गई थी, और वह पहले से ही सम्राट पेंगुइन और कुछ अन्य जैसे प्रतिभाशाली जानवरों की ताकत को बढ़ा रहा था, जो पहले क्षेत्र में पहुंच गए थे क्योंकि वह आध्यात्मिक भूमि को अगले रैंक में अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा था। हाँ, ये ताकत में तेजी से वृद्धि का एक और रास्ता था जिसे वह समुद्र के त्रिशूल को प्राप्त करने के अलावा अपना सकता था। अगर वह 5 जानवरों को पौराणिक रैंक तक बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करता है, साथ ही परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त मन होने की हास्यास्पद आवश्यकता को पूरा करता है, तो वह आध्यात्मिक भूमि को 4थे स्तर तक अपग्रेड कर सकता है। विचारों के एक साथ आने पर उसने आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन के माध्यम से सुलभ पैनल को देखा। आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन, जमे हुए पठार 3 जानवर FXXX, AXXX, D45342, C14322, B8323, A1234, S499, Epic 125, Legendary -17। पौधे व्हाइटफॉल ट्री, स्नो वाइन, सेक्रेड राई। रोपण के लिए उपलब्ध आइस फायर परसिमोन, पिग्मी मेलन। विशेषताएं: आकार विनियमन, अनलॉक आंदोलन, अनलॉक एंका, अनलॉक बूस्ट परिवेश, अनलॉक वास्तुकला, अनलॉक जमे हुए अवरोध, अनलॉक आक्रामक युद्धाभ्यास, लॉक समय फैलाव, लॉक @ ईमेल प्रोटेक्टेड प्रतिशत, लॉक ईमेल प्रोटेक्टेड #$ लॉक। अपग्रेड शर्तें पूरी नहीं हुई $%, चौथे स्तर पर ऐसी कई चीजें थीं जिनका नूह को बेसब्री से इंतजार था। इनमें सबसे ज्यादा आक्रामक युद्धाभ्यास और समय विस्तार की विशेषताएं थीं। वह देखना चाहता था कि इन 2 विशेषताओं में क्या आश्चर्य छिपा है। बर्फाग परसिमोन, जो आध्यात्मिक भूमि के कई क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उग रहा था, अगले दिन तक परिपक्व हो जाएगा, और ये विशेष रूप से आध्यात्मिक भूमि में पैदा हुए जानवरों को रैंकों के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए उगाए गए संसाधन थे। सम्राट पेंगुइन जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए उन्हें बिना किसी बाधा के सफलता प्राप्त करनी चाहिए। दूसरों के लिए उन्हें बस थोड़ा सा धक्का चाहिए था। नूह इस प्रक्रिया को और भी तेज बना रहा था, जानवरों के लिए पौराणिक कोर और कौशल छोड़कर उन्हें सीखने और उन्हें उस रैंक के शिखर तक पहुंचाने के लिए, जहां उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए केवल थोड़ी सी ताकत की आवश्यकता होगी। हालांकि अब तक उसके पास कई मिथिकल कोर थे, साथ ही मिथिकल किलर वेल की 2 स्किल बुक्स भी थीं, जिन्हें वह भून रहा था, जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वह इन्हें दे देता, साथ ही आइस फायर परसिमन्स की खपत भी कर लेता,
तो उसे कुछ ही समय में 5 मिथिकल जानवर मिल जाते। उसके बाद चौथे स्तर की आध्यात्मिक भूमि में अपग्रेड करना आसान हो जाएगा। फिर उसे पता चलेगा कि वह नई सुविधाओं, खासकर समय फैलाव के साथ क्या शानदार चीजें कर सकता है। एक चीज जिसकी उसे जरूरत थी वह था समय। तो क्या हुआ अगर उसके पास वास्तव में बहुत सारा समय बचा हुआ है? एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान नूह के चेहरे पर आ गई जब एक दानव महारानी ने उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए एक पौराणिक वेल को अपने चेहरे पर भर लिया। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 176 एडोमेनिया 2। नूह के दिमाग में कुछ रास्ते तय हो गए थे जब वो शक्तिशाली बारबेटोस को देखने के लिए मुड़ा। जैसे ही समुद्र में बड़ी संख्या में सेनाएं आगे बढ़ना शुरू होंगी, अटलांटिस शहर सतर्क हो जाएगा, इसलिए उसे वहां चिंता करने की कोई बात नहीं थी। अब वो आध्यात्मिक भूमि के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करेगा जबकि आपदा की ओर बढ़ रहा है जो संभवतः इस रसातल क्षेत्र में समुद्र के त्रिशूल को पकड़े हुए है। हम भी अपनी गतिविधियां शुरू करेंगे। क्यों न हम आपकी थोड़ी सहायता लेकर शुरुआत करें। उसने जो एप्रन पहना था वह गायब हो गया और एक बार फिर गोल्डन बैटल सूट ने उसके शरीर को ढक लिया। वह बारबेटोस से जवाब की उम्मीद कर रहा था। उसने मुंह में पानी भरते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तुम क्या चाहते हो छोटी मछली? आपके पास गहराई में घूमते हुए लाखों मरे हुए प्राणी हैं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए गंभीरता से आगे बढ़ें और उनका उपयोग कम से कम 2 पौराणिक प्राणियों की तलाश करने और उन्हें पकड़ने के लिए करें। नूह 5 जानवरों की ताकत को पौराणिक रैंक तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा था और उन्हें कोर को अवशोषित करने के साथ साथ पौराणिक रैंक के कौशल सीखने से बस यही होगा। जब वो आइस फायर परसिमोन की परिपक्वता के लिए आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर घूमने की तैयारी कर रहा था, तो वो बारबेटोस को उसके उपयोग के लिए और भी अधिक कोर इकट्ठा करने के लिए बाहर भेज सकता था। इसमें मेरे लिए क्या है? दानव साम्राज्य ने उदासीनता से नूह की ओर देखा, जबकि उसने अपनी अंगुलियों को चाटकर साफ किया तथा नूह को अपनी कनपटियां रगड़ने के लिए मजबूर किया, जबकि वह उसकी ओर देख रहा था। इसके अलावा यह अनुबंध पर है, मैं गहरे समुद्र में रहने वाले किसी भी जीव को पकाकर खाऊंगा जिसे तुम लाने में कामयाब हो जाओ। अगर वे दुर्लभ और अधिक विदेशी हैं, तो उनका स्वाद इस किलर वेल से भी बेहतर हो सकता है। इन शब्दों से दानव साम्राज्य के क्रूर चेहरे पर रोशनी चमक उठी और उसका छोटा सा शरीर खड़ा हो गया। मैं वापस आऊंगा। नूह ने शांति से बारबेटोस से एक लाल रोशनी निकलती देखी, क्योंकि उसका आकार धीरे धीरे गायब होने लगा था। उसने एक सांस छोड़ी और आध्यात्मिक भूमि के शीर्ष पर दिखाई दिया और पौराणिक जानवरों को आदेश भेजा जो या तो खा रहे थे या प्रशिक्षण ले रहे थे। संदेश बहुत स्पष्ट था, उनके आगे बढ़ने का समय आ गया था। आध्यात्मिक भूमि में जानवर इस आयोजन के लिए एकत्रित हुए और ये देखने के लिए उत्सुक थे कि उनमें से कौन एक बार फिर नेतृत्व करेगा। एक विशेष रूप से अभिमानी पेंगुइन को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसने नूह को पौराणिक कोर और कौशल पुस्तकें लाते हुए देखा था। कुछ ही घंटों में आध्यात्मिक भूमि में जानवरों की उन्नति के लिए विशेष रूप से खेती की गई बर्फाग परसिमोन परिपक्व हो जाएगी और फिर बड़े पैमाने पर उन्नति की एक दुनिया को चुनौती देने वाली प्रक्रिया घटित होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बारबेटोस अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसके चारों ओर सैकड़ों हजारों हरी रोशनियां थीं। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी क्योंकि वह अपने पालतू जानवरों को आदेश भेज रही थी कि वे फैल जाएं और जीवन के किसी भी संकेत की तलाश करें, जबकि वह सक्रिय रूप से पौराणिक समुद्री जीवों की तलाश कर रही थी। अटलांटियन के साथ उसका प्रयास केवल जिज्ञासा और संभावित संभावना के लिए था, लेकिन यह उम्मीद से बेहतर हो रहा था। वह अभी भी अटलांटियन के शब्दों के बारे में केवल 50% ही निश्चित थी, जो उसके पास मौजूद प्रचुर मात्रा में जानकारी और अद्वितीय उपकरणों पर आधारित थी, लेकिन वह बाल की ताकत के बारे में और भी अधिक आश्वस्त थी कि अब भी उसे उम्मीद थी कि यह प्रयास विफल हो जाएगा। खैर, मैं कम से कम तब तक इसका आनंद तो ले लूंगा। अगर यह विफल हो जाता तो बाल निश्चित रूप से उस पर अपना क्रोध बढ़ाता और संभवतः उसे 1 या 2 बार मार भी देता, लेकिन तो क्या? यह कोई नई बात नहीं थी। ऐसा पहले भी कई बार किया गया था जब वो आज्ञाकारी नहीं होना चाहती थी। एकमात्र चीज जिसकी उसे दूर से परवाह होगी वह उसके पालतू जानवर होंगे, क्योंकि जब वो मर जाएगी तो वे अपनी ऊर्जा खो देंगे जो उन्हें सहारा देती है। उसे यह याद करना बुरा लगता था कि दानव दुनिया में पुनर्जीवित होने के बाद उसे कितनी बार अपनी मृतकों की सेना को खरोंच से बनाना पड़ा था। दमनकारी तानाशाह को उसका नाम यूं ही नहीं मिला। अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं होती तो वो उन्हें बलपूर्वक ले लेता और उसके पास ऐसा करने की ताकत थी। यदि छोटी मछली की बातें सच हैं तो उसकी आंखें आज़ादी की संभावना पर चमक उठी, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी मिलेगी, इससे पहले कि वे जल्द ही रसातल के गहरे घेरे बन जाएं। उसकी नज़र उससे कुछ समुद्री मील दूर की ओर मुड़ी और एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने जो मरे हुए जीव फैलाए थे उन्हें एक बड़ा जाल मिल गया था। बारबेटोस ने बड़े कदम उठाए, जैसे ही उसका आकार दिखाई दिया और गायब हो गया,
फिर से दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक सम्राट पेंगुइन ने उन भाइयों की ओर देखा जिन्हें वो जीवन भर जानता था, क्योंकि वह एक बार फिर सफलता की तैयारी कर रहा था। आध्यात्मिक भूमि पर कब्जा करने वाला गुरु बिल्कुल भी बुरा नहीं था और उसने आश्चर्यजनक नई चीजों को पेश करते हुए उनकी बहुत मदद की थी। पेंगुइन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खजाने इतनी अविश्वसनीय गति से बढ़ेंगे। जब उन्होंने पहली बार इसे अपनी आंखों से देखा तो कई जानवर चौंक गए, लेकिन अब ये सामान्य बात लगने लगी। वो वर्तमान में अपने कुछ भाइयों को पौराणिक कोर का उपभोग करते हुए देख रहा था ताकि वे लीजेंडरी रैंक से आगे बढ़ने और आगे बढ़ने का मौका पा सकें। उसकी प्रतिभा बहुत अधिक थी और जैसे ही वो कुछ आइस फायर परसिमोन का उपभोग करता, उसे आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए उसने आध्यात्मिक भूमि मास्टर से कहा कि वो पहले अपने भाइयों और बहनों की उन्नति के साथ शुरुआत करे। उसके शरीर पर चमकते हुए पंख और भी सख्त हो गए क्योंकि वह और अधिक ताकत की चाहत रखता था और फिर कभी नीचे नहीं धकेला जाना चाहता था। उसके विचार एक राक्षसी की घमंडी आकृति की ओर बढ़ गए जिसने उसे सिर्फ एक चमक के साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, जबकि उसकी आंखों से चांदी की रोशनी फूट रही थी। वो उन सभी को दिखाएगा कि सम्राट पेंगुइन की हड्डियों में इतना अहंकार क्यों समाया हुआ था। आध्यात्मिक भूमि में पैदा होने वाला पहला जानवर, साथ ही सबसे शक्तिशाली, भविष्य की ओर देखता था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 177 आध्यात्मिक भूमि को उन्नत करें। नू आध्यात्मिक भूमि में कई पौराणिक जानवरों की उन्नति की देखरेख कर रहा था क्योंकि वो उन्नति के लिए पौराणिक रैंक के कोर प्रदान करता था। वो स्टील, मिखाइल और काजुहिको की ताकत बढ़ाने के लिए अधिक कोर और कौशल पुस्तकों को बचा रहा था और जमा कर रहा था, लेकिन वह बाद में हमेशा अधिक प्राप्त कर सकता था। शक्तिशाली बारबाटोस को 2 या 3 पौराणिक प्राणियों के साथ वापस आना चाहिए जो उसके संग्रह में और भी वृद्धि करेंगे। उसके जाने के कुछ घंटे हो चुके थे और प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कुछ खेतों में प्रचुर मात्रा में आइस फायर परसिमोन थे जो फलों के पूरी तरह से पकने के साथ नीली और लाल रोशनी से चमक रहे थे। वहां प्रकाश की एक चमक थी। ऐसा लग रहा था कि 2 विरोधी शक्तियां एक ही चीज पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वे एक साथ मिलकर बड़े पेड़ों से चमकते नीले लाल फलों का रूप ले रहे थे। फलों के आकर्षण से आसपास के जानवर जाग गए जब उन्होंने नूह की ओर देखा, जहां उसने सम्राट पेंगुइन को सिर हिलाकर संकेत दिया, क्योंकि उसने उन्हें अवशोषित करने में अगुवाई की थी और जिन जानवरों ने पहले से ही कोर को अवशोषित कर लिया था, उनकी आभा बदलकर पौराणिक बन गई थी। जानवर उत्साह से भरे हुए थे क्योंकि यह प्रक्रिया पूरे जोरों पर चल रही थी। नूह किसी भी बदलाव पर नजर रख रहा था क्योंकि अधिक से अधिक खेत जहां बर्फाग परसिमोन उग रहा था, उनके परिपक्व होने के साथ रहस्यमय रोशनी से शानदार ढंग से ढक गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस प्रक्रिया के दौरान एक धुंधली लाल रोशनी ने बारबाटोस की आकृति बना दी जब वो आध्यात्मिक भूमि में लौट रही थी, जहां नूह ने समुद्र के उस क्षेत्र में लंगर डाला था जहां वे पहले लड़ रहे थे। हा, वो शरारती हंसी के साथ प्रकट हुई। उसकी खतरनाक आभा असीम रूप से फैल रही थी। उसके चारों ओर 2 प्राणी दिखाई दे रहे थे जो पारदर्शी काली जंजीरों से ढके हुए थे और जिनमें जीवन के कोई भी चिन्ह शेष नहीं थे। नूह की आंखें 2 पौराणिक गहरे समुद्र के जीवों की उपस्थिति पर मुड़ गईं जो मरने के करीब थे क्योंकि उन्होंने पुष्टि की कि अब से बारबाटोस के पास प्रचुर उपयोगिता होगी। वह दुश्मनों की तलाश में अपनी सेना को मीलों तक फैला सकती थी और 2 घंटे बाद ही इन 2 जीवों को ढूंढ लेती थी। यह एक और मेगालाडोन और एक सुनहरा चमकता हुआ स्टिंगरे था जो मौत की जंजीरों में बंधे हुए थे क्योंकि वे संघर्ष करना जारी रखते थे। यह 2 मछलियां हैं जिनसे तुम बाद में कुछ अच्छा बना सकोगे। अब छोटी मछली, मैं तुमसे और क्या आश्चर्य देखने वाला हूँ। बारबाटोस की आंखें इधर उधर घूम रही थीं क्योंकि वह सम्राट पेंगुइन और अन्य जानवरों की आकृतियों को देख रही थी जो आइस फायर परसिमन फलों से सार को अवशोषित कर रहे थे। फसल के शानदार चमकते खेत जो उसे भी लुभाते थे, उसे हर कुछ सेकंड में आश्चर्यचकित कर देते थे। जब वो इस आकृति के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रही थी जो एक शक्तिशाली संगठन से होने का दावा करती थी, तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई। नूह ने उसकी पैनी निगाहों को महसूस किया जब उसने माउंटेन सी सेक्ट की गुप्त तकनीकों के पहले 5 रूपों को सक्रिय किया और उसके बगल में बंधे पौराणिक जानवरों की ओर बढ़ा। उसके हाथों में 2 हिलते हुए नीले ब्लेड थे जो मृत्यु की आभा की घातक चमक लिए हुए थे और वे स्थिर लक्ष्यों की ओर गिर रहे थे। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि बारबाटोस इस प्रक्रिया को देखेगी क्योंकि उसने लुटी गई यादों को देखने के बाद उसके व्यक्तित्व को समझ लिया था। वो एक क्रूर प्राणी थी जिसकी बहुत कम रुचियां थीं। हाल ही में उसने जो चीजें उसे बताईं वे नई और विदेशी थीं जो उसका ध्यान आकर्षित कर रही थीं, लेकिन उसके लिए वे बस इतनी ही दिलचस्प चीजें थीं। जब तक वो उससे लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं होती या उसका विश्वास डगमगाता रहता, तब तक वह स्वयं को उस क्रूर दानव साम्राज्य के सामने पाता जिसने एक पौराणिक अटलांटियन को उसके जीवित रहते ही बिना किसी हिचकिचाहट के खा लिया था, क्योंकि उसके लिए वह समुद्र में देखी गई छोटी मछलियों में से एक मात्र था।
उसका मन बारबाटोस से भटक गया क्योंकि उसने महसूस किया कि सी पल्प में अधिक पौराणिक रैंक वाली कौशल पुस्तकें और कोर दिखाई देते हैं और उसने बारबाटोस की ओर सिर हिलाया, साथ ही प्राणियों के शवों को अपने भंडारण स्थान में रख लिया। उसका ध्यान तेजी से हो रही सफलताओं पर केंद्रित था, जहां वह 2 जानवरों, पंखों वाली मकड़ी और आर्कटिक लोमड़ी से फैली पौराणिक रैंक पर 2 आभाओं को महसूस कर सकता था। अभिमानी पेंगुइन बहुत पीछे नहीं था क्योंकि उसका शरीर एक चमकदार चांदी की रोशनी से चमकने लगा था। आध्यात्मिक भूमि का सार उसके चारों ओर इकट्ठा होता हुआ प्रतीत हो रहा था क्योंकि वो कई आइस फायर परसिमोन फलों को अवशोषित करना जारी रखता था। बारबाटोस ने इस दृश्य को अचंभित होकर देखा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस अटलांटियन विकास को पौराणिक श्रेणी के प्राणियों को ऐसे देख रही है जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। उसका आश्चर्य और बढ़ गया क्योंकि पौराणिक श्रेणी पर स्पंदित होने वाली तीसरी आभा फैल गई। उसके तुरंत बाद चौथी और 5वीं आभा फैल गई। ये तब तक नहीं रुका जब तक कि नू अनजाने में कुछ और पौराणिक जानवरों के बगल में प्रकट नहीं हो गया और उन्हें आइस फायर परसिमोन फलों के ऊपर और अधिक पौराणिक कोर को अवशोषित करने के लिए मजबूर कर दिया। वह महसूस कर सकता था कि उसका खून खौल रहा था क्योंकि कुछ रोमांचक उसके सामने फिर से था। एक अहंकारी चीख सुनी जा सकती थी जहां चांदी में चमकता हुआ एक पेंगुइन आसमान में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर पौराणिक रंग पर शक्ति की चटकियां छोड़ रहा था। उसके चिकने फर पर एक चमकदार चमक दिखाई दे रही थी क्योंकि उसकी चोंच आसमान की ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही थी। नू ने सब कुछ की प्रगति को देखा क्योंकि उसने पुष्टि की कि 5 से अधिक जानवर अगली रैंक पर सीमा पार कर चुके थे क्योंकि उसने आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन को खींचा और देखा कि अगली रैंक में अपग्रेड करने की शर्तें पूरी हो गई थीं। आध्यात्मिक भूमि के स्वामी के रूप में अब उसे बस इतना करना था कि प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा डालनी थी। ऊर्जा, उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। नू से एक नीली चमक निकली और वह जमी हुई पठारी आध्यात्मिक भूमि को ढकने के लिए फैल गई क्योंकि उसने चौथे स्तर पर उन्नयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैना को पंप करना शुरू कर दिया था, जिससे एक उज्ज्वल मुस्कान फैल गई। बारबाटोस इस दृश्य को गंभीरता से देख रही थी क्योंकि उसकी नज़र चमकते हुए नूह पर पड़ी। वो केंद्र बिंदु की तरह लग रहा था जो एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा था क्योंकि जिस अलग थलग अंतरिक्ष खजाने में वे थे वो हिलने लगा था। उनके आसपास के जानवर चीख रहे थे मानो किसी नई चीज के आगमन का आह्वान कर रहे हों। उनके आसपास की भूमि कंपन कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि नूह द्वारा छोड़े गए मान के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी क्योंकि परिवर्तन होने लगा था। एबिसल जोन में आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर का पानी हिल रहा था क्योंकि अपग्रेड ने एक महत्वपूर्ण गड़बड़ी पैदा की थी जिससे बिजली की लहरें निकल रही थीं जो मीलों तक फैल गई थीं। गहरे समुद्र में काफी दूर रहने वाले शक्तिशाली जीवों ने ऊर्जा के इस जबरदस्त उछाल को महसूस किया क्योंकि उनका ध्यान एक निश्चित स्थान पर केंद्रित था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 178 समय। आध्यात्मिक भूमि में तथा उसके बाहर दीप्तिमान रोशनियां चमक रही थीं तथा एक धुंधली ढाल जो तैरते हुए भूभाग में सब कुछ को अलग थलग कर रही थी अधिक से अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। ओह! नूह के मुंह से एक उत्साहपूर्ण चीख निकली जब उसने बिना किसी संकोच के अधिक से अधिक मन को बाहर निकाला। उसे महसूस हुआ कि आध्यात्मिक भूमि के स्वामी को कुछ ही मिनटों में अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए आवश्यक मात्रा प्रदान करनी होगी क्योंकि प्रक्रिया समाप्त होने वाली थी। एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी जिसके केंद्र में जमी हुई पठारी आध्यात्मिक भूमि थी और वह रसातल के अंधेरे पानी में फैल गई मानो किसी अद्भुत चीज के जन्म का संकेत दे रही हो। आध्यात्मिक भूमि के अंदर अभी भी सभी प्रकार के रंग चमक रहे थे जबकि जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे, परिवर्तन को महसूस कर रहे थे क्योंकि सघनसार चारों ओर एकत्रित हो गया था और उनके चारों ओर और भी ऊंचे स्तर तक उठ गया था। नूह ने आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन के अंतर्गत परिवर्तनों की जांच की जिससे आध्यात्मिक भूमि से भव्यता फैल गई। आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन। जमे हुए पठार 4 जानवर FXXX, AXXX, D47,342, C15,322, B9,453, A1634, S540, Epic 150, Legendary 15, Mythical -7। पौधे व्हाइटफॉल ट्री, स्नो वाइन, सेक्रेड राई, पिग्मी मेलन, आइस फायर परसिमोन। रोपण के लिए उपलब्ध आइस फीनिक्स फ्रूट्स, स्पिरिट ऑफ द आर्कटिक। विशेषताएं आकार विनियमन, अनलॉक आंदोलन, अनलॉक लंगर, अनलॉक परिवेश को बढ़ावा, अनलॉक वास्तुकला, अनलॉक जमे हुए अवरोध, अनलॉक आक्रामक युद्धाभ्यास, अनलॉक समय फैलाव, अनलॉक खजाना शिकारी, लॉक $% लॉक। अपग्रेड शर्तें पूरी नहीं हुई। $% उसका मन पूरी तरह से उसी एक चीज पर केंद्रित था जिसका वह सबसे अधिक इंतजार कर रहा था। समय विस्तार। समय की अमूर्त अवधारणा को एक छोटे से क्षेत्र में हेरफेर किया जा सकता है। 1:5 अनुपात अनलॉक 1:10 अनुपात लॉक 1:20 अनुपात लॉक। समय विस्तार के विवरण के अंतर्गत आश्चर्यजनक शब्द सूचीबद्ध थे जिन्होंने नूह के दिल की धड़कन बढ़ा दी।
नए बदलावों के बारे में आध्यात्मिक भूमि से उसके दिमाग में नई जानकारी भेजी गई, और जो समय विस्तार से संबंधित था वह आध्यात्मिक भूमि के भूमिगत क्षेत्र में रूनिक मोनोलिथ का उदय था। कई रूनिक मोनोलिथ ने 2 एकड़ के क्षेत्र को घेर लिया, जो एक गोलाकार घेरे की तरह दिख रहा था। प्रत्येक मोनोलिथ से पतली नीली रेखाएं फैली हुई थीं, जो एक दूसरे से जुड़ती थीं। ये वह क्षेत्र था जहां समय फैलाव लागू किया जा सकता था। ये नवनिर्मित समय स्थान था। 2 एकड़ से ज्यादा का एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई भी व्यक्ति प्रवेश करके रुकता है, उस क्षेत्र में बिताए 5 घंटे उस क्षेत्र से बाहर बिताए 1 घंटे के बराबर होते हैं। नूह की आंखें उत्साह से चमक उठी क्योंकि वह इस स्थान पर अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए बेताब था। वह टाइम स्पेस में 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बिताकर अपनी इच्छानुसार दक्षता और स्पैम कौशल बढ़ा सकता था। उसके बाद उन्हें आसानी से लगातार संयोजित कर सकता था। यह एक ऐसी योजना थी जो उसके दिमाग में थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसे इतनी जल्दी लागू कर पाएगा। अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने का मुख्य तरीका था अगली रैंक के दुश्मनों को मारना और उनकी रैंक हासिल करने के लिए उनके कोर और कौशल को अवशोषित करना। वह हमेशा अपने संयोजनों में पिछड़ जाता था क्योंकि उसे अपने कौशल की दक्षता बढ़ाने के लिए काफी समय बिताना पड़ता था, इससे पहले कि वह उन्हें संयोजित कर सके। उसका उच्चतम संयुक्त कौशल वर्तमान में एपिक जोड़ था, जबकि उसने दुश्मनों को हराकर मिथिकल रैंक पर कई और कौशल अर्जित किए हैं। लेकिन इस समय स्थान के उपयोग से वह कौशल संयोजन के साथ और भी तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हो सकता है। एक काल्पनिक रैंक वाला कौशल हासिल कर सकता है जो उसे बहुत आगे ले जाएगा। रैंक एफ से जागने के बाद से वह मिथिकल रैंक प्राप्त करने के लिए केवल 2 महीने से थोड़ा अधिक समय तक सक्रिय रहा था। यदि उसने समय स्थान में 1 महीना बिताया, जो बाहरी दुनिया में 1 सप्ताह से भी कम समय के बराबर होगा, तो ये जागने के बाद से उसके द्वारा बिताए गए सभी समय का 1/3 से अधिक होगा। उस समय के दौरान ताकत में तेजी से वृद्धि। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने उन हास्यास्पद चीजों के बारे में सोचा जो वह करने वाला था। वह क्रैकन की खोज में जाने से पहले जल्दी से अपना प्रशिक्षण शुरू करना चाहता था। तभी उसने आध्यात्मिक भूमि के बाहर कुछ दमनकारी आभाओं को इकट्ठा होते हुए महसूस किया। अरे छोटी मछली, जब तुम वहां पर ध्यान केंद्रित कर रही थी तो कुछ और मछलियों ने तुम्हारे पृथक अंतरिक्ष खजाने को घेर लिया। टिल्डा बारबाटोस की उदासीन आवाज उस शानदार आधुनिक घर से गूंजी जिसे नूह ने पहले बनाया था, जब दानव साम्राज्य अपने पैर ऊपर करके उन्हीं मुलायम सोफे पर आराम कर रही थी जिसका आनंद एक अभिमानी जानवर भी ले रहा था। नूह ने अपना ध्यान बाहरी दुनिया की ओर लगाया, जहां उसने 3 बड़े गहरे समुद्र के जीवों को आध्यात्मिक भूमि को खतरनाक तरीके से घेरते हुए पाया, क्योंकि वे अपग्रेड के दौरान ऊर्जा के प्रचुर विस्फोट से आकर्षित हुए थे। अपग्रेड के बाद अनलॉक की गई दूसरी सुविधा की ओर मुड़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वह इन नए दिखने वाले पौराणिक गहरे समुद्र के जीवों पर इसे आजमाना चाहता था। आक्रामक युद्धाभ्यास आध्यात्मिक भूमि विनाश का साधन बन जाती है। इसमें जानवरों का आयुध और गिरता उल्का शामिल है। ये सुविधा सीधी थी, जिससे हमले की 2 संभावनाएं मिलती थीं। नूह ने नए उन्नत पौराणिक जानवरों को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह सबसे पहले जानवरों के हथियार को आजमाएगा। उनके विचार आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन के अद्वितीय कौशल में तब पहुंचे जब सम्राट पेंगुइन और अन्य 6 नए उन्नत पौराणिक जानवरों के शरीर पर नीली और सफेद रोशनी चमकने लगी। आक्रामक युद्धाभ्यास सुविधा की एक चाल के इस्तेमाल से नूह के शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में मैना निकल गया। घमंडी पेंगुइन के शरीर पर बर्फीले नीले रंग का कवच दिखाई देने लगा। कवच की सामग्री का पता नहीं चल पाया। ये बहुत ही शानदार और शक्तिशाली लग रहा था क्योंकि यह उसके शरीर पर इस तरह से फिट हो रहा था जैसे कि यह उसके लिए ही बना हो। पंखों वाली मकड़ी के शरीर के चारों ओर एक विशेष कवच भी था, जिसके कई पैरों में दांतेदार ब्लेड लगे हुए थे जो लाल रोशनी से चमक रहे थे। ये दृश्य सभी पौराणिक जानवरों के लिए दोहराया गया जब उनके शरीर पर कवच के शक्तिशाली टुकड़े प्रकट हुए जो पागल कर देने वाला दबाव डालते थे। नूह ने हमला करने का आदेश दिया तो जानवरों ने उत्साह से चीखना शुरू कर दिया। अभिमानी पेंगुइन ने हमले का नेतृत्व किया और उसका शरीर चांदी की रोशनी से चमक उठा और आध्यात्मिक भूमि के बुलबुले के बाहर दिखाई दिया। इसके पंखों को अब लंबे दांतेदार ब्लेड के रूप में संशोधित किया गया था क्योंकि वे पौराणिक गहरे समुद्र के जीवों में से एक पर हमला करते थे। धातु से बने पंखों और तीखे पैरों वाला एक भयानक पंखों वाला मकड़ी, एक शानदार बख्तरबंद आप्टिक लोमड़ी और अन्य सभी जानवर आध्यात्मिक भूमि के बाहर भागे और आसपास के गहरे समुद्र के जीवों पर झपट पड़े, क्योंकि जानवरों को अंततः अपने मालिक के दुश्मनों से लड़ने के लिए जमे हुए पठार से बाहर निकाला गया था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 179 कौशल संयोजन अपने सर्वोत्तम रूप में आए। बारबाटोस ने 7 पौराणिक श्रेणी के जानवरों के आंकड़ों पर अपनी जागरूकता बनाए रखी, जो इस तेजी से रहस्यमय अटलांटियन के हाथों से उस रैंक तक पहुंचे थे। उसकी दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब वह
अलग थलग खजाने में देखे गए शानदार घरों और उनमें मौजूद सभी विलासिता के सामानों के बीच घूमती रही। वो नहीं जानती थी कि कैसे, लेकिन वो उन चीज़ों से लगातार आश्चर्यचकित होती रही जो छोटी मछलियां बाहर निकालती रहीं। पानी में लड़ाई 3 गहरे समुद्र के जीवों के लिए विशेष रूप से विनाशकारी थी जो अलग थलग अंतरिक्ष खजाने के पास पहुंच गए थे, नए उन्नत जानवरों के साथ जिन्हें अटलांटियन ने भेजा था, वास्तव में नए कवच की उपस्थिति के साथ पौराणिक रैंक के शिखर पर शक्ति रखते थे। चांदी की रोशनी से चमकता हुआ छोटा पक्षी सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला था क्योंकि यह पानी के पार टेलीपोर्ट होता था और आश्चर्यजनक हमलों से बड़े समुद्री जीवों के शरीर को चीर देता था। ये कभी भी 1 सेकंड से अधिक समय तक एक स्थिति में नहीं रहता था क्योंकि युद्ध अपने अंत के करीब था जैसे कि यह शुरू हुआ था। ओंग पेंगुइन का सामना कर रहे समुद्री जीव ने दमनकारी ताकत के नीचे गिरते ही एक घातक चीख निकाली, जबकि अन्य 2 पौराणिक जीव, जो 3 अन्य बख्तरबंद जानवरों से घिरे हुए थे, ने खुद को उसी स्थिति में पाया। जैसे ही ये शुरू हुआ, युद्ध जल्दी ही समाप्त हो गया। बारबाटोस ने इन शक्तिशाली जानवरों को देखा जो पहले उसकी आभा का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से पौराणिक रैंक में स्थापित हो गए थे। अटलांटियन के लिए उसकी उम्मीदें हर पल बढ़ती जा रही थीं क्योंकि वह उसे लगातार देख रही थी। उसके पास और क्या था? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जानवरों के हथियार का उपयोग विशेष रूप से शक्तिशाली था, जिससे जानवरों को पौराणिक रैंक के शिखर पर शक्ति मिली क्योंकि नू ने जानवरों के परिवर्तन को सक्रिय रखने के लिए मन प्रदान किया। यह आध्यात्मिक भूमि के आक्रामक युद्धाभ्यास का उपयोग करने के तरीकों में से एक था। एक और तरीका था जिसका वह अभी भी उपयोग कर सकता था, और भविष्य में और भी कई तरीकों को अनलॉक किया जाना था। उसने ऊर्जा प्रदान करना बंद कर दिया क्योंकि कवच के भव्य टुकड़े जानवरों के शरीर से फीके पड़ने लगे क्योंकि वे मृत समुद्री जीवों को आध्यात्मिक भूमि में वापस ले जा रहे थे। घमंडी पेंगुइन मृत मछलियों के शवों के साथ नूह के बगल से चमका, जिससे ये 5 पौराणिक जीव बन गए जो पिछले कुछ घंटों में नूह के कब्जे में आ गए। सम्राट पेंगुइन द्वारा कई कौशल पुस्तकें, कोर और आइटम लाए गए थे क्योंकि नूह के पास अब 6 और कौशल पुस्तकें और साथ ही पौराणिक रैंक के 4 आइटम थे। जैसे ही पेंगुइन ने उन्हें अपने सामने टेलीपोर्ट किया, उसने उन्हें सीपल में रख दिया। कुछ ही मिनटों में उनके विवरण को देखने के लिए उत्सुक था क्योंकि उसने 2 एकड़ लंबे टाइम स्पेस का उपयोग करना शुरू कर दिया था। जानवर और यह अनोखा खजाना मूल रूप से जानवरों की दुनिया से थे, और अब उनके पास नूह के ग्रहलोक से शक्ति की वही प्रणाली थी। ये संयोजन, साथ ही आध्यात्मिक भूमि की विशिष्टता दुनिया भर में शायद ही कभी देखी जाने वाली चीज की अनुमति देगी। वे नूह की तरह ही कोर और कौशल पुस्तकों के साथ अपनी ताकत को उन्नत कर सकते थे, और जब तक उनकी ताकत अगले स्तर तक बढ़ जाती, वह आध्यात्मिक भूमि को एक बार फिर से उन्नत कर सकता था। इसने नूह को एक ही समय में उत्साहित और आशंकित कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह जो कुछ करने जा रहा था, उससे वह बहुत सारे नियमों को तोड़ रहा था। यह अप्राकृतिक और डरावना था, क्योंकि उसका दिमाग जानवर की ताकत में तेजी से वृद्धि, कौशल संयोजन और समय विस्तार के उपयोग और आध्यात्मिक भूमि की कई अन्य विशेषताओं की संभावनाओं को एक साथ मिला रहा था। इसके बारे में सोचते ही उसका दिल धड़कने लगा। उसकी नज़र बारबाटोस पर पड़ी जो बेपरवाही से आध्यात्मिक भूमि के उस हिस्से से गुजर रही थी जहां उसने आधुनिक और प्राचीन वास्तुकला से आगे बढ़कर अटलांटियन शैली के घर बनाए थे, जिसका प्रयोग वह अपने खाली समय में करता रहा था। उसकी आवाज़ उसकी ओर बढ़ी और वो उसकी उत्सुक रुचि को देखता रहा। मैं अगले कुछ दिनों में अपनी ताकत में थोड़ा सुधार करूंगा। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं कि अगर तुम ऊब गए तो तुम कुछ भी नष्ट या मार नहीं डालोगे? जब वो काफी दूर से उसकी ओर मुड़ी तो उसके कान फड़कने लगे, इससे पहले कि कोई उदासीन उत्तर आता। मुझे नहीं लगता कि मैं लंबे समय तक बोर होऊंगा, छोटी मछली। जब तक हम अनुबंध की समय सीमा तक नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम मुझे हर दिन अपने द्वारा बनाए गए अद्भुत भोजन में से कुछ खिलाओ और मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाऊंगा। क्या तुम जानते हो? नूह ने इन शब्दों को सुना और उसने उन पर विश्वास किया, क्योंकि वे उस व्यक्तित्व से मेल खाते थे जिसे उसने कई चुराई हुई यादों में देखा था। उसने उसकी ओर सिर हिलाया और आध्यात्मिक भूमि के भूमिगत भाग में जाने के लिए तैयार हो गया, जबकि उसने सम्राट पेंगुइन और अन्य जानवरों को उसका अनुसरण करने के निर्देश दिए। जानवरों का आध्यात्मिक भूमि से ज्यादा जुड़ाव था और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि नूह अब क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वे उत्साह से आगे बढ़ रहे थे। आकृतियां एक चांदी की रोशनी में चमक रही थीं जो सम्राट पेंगुइन से फैल रही थी, क्योंकि वे सभी कई खड़ी मोनोलिथ के क्षेत्र के बाहर दिखाई दिए जो पतली नीली रेखाओं से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मोनोलिथ 2 एकड़ के क्षेत्र को घेरे हुए थे, जो प्रभावशाली ढंग से खड़े थे, शक्ति का एक ऐसा स्रोत जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। 2 एकड़ जमीन का एक बड़ा हिस्सा था जहां समय का हेरफेर होता था। नूह ने उत्साह से अपना सिर हिलाया क्योंकि उसकी आकृति बड़े एकड़ के बीच में चमक उठी। इस स्थान में समय विलंबन को सक्रिय करने और सक्रिय रखने के लिए आध्यात्मिक भूमि स्वामी के मन की आवश्यकता थी,
इसलिए नूह के लगभग अनंत मन ने उसे हर समय सक्रिय रखने की अनुमति देकर एक बार फिर नियमों को तोड़ दिया। जैसे ही नूह ने अपनी आंखें बंद की और लंबे समय से प्रतीक्षित समय फैलाव को सक्रिय किया, जानवर टाइम स्पेस के बड़े क्षेत्र में प्रवेश कर गए। 871.00 वर्ग फीट के बराबर 2 गोलाकार एकड़ भूमि के चारों ओर कई उभरे हुए मोनोलिथ को जोड़ने वाली पतली रेखाओं के रूप में नीली रोशनी का एक विस्फोट उसके अंदर से निकला। 2 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा ये क्षेत्र कुछ समय के लिए एक चमकदार चांदी की रोशनी से ढक गया, क्योंकि इसमें मौजूद लोगों को कुछ बदलाव महसूस हुआ, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। नूह का मन जो आध्यात्मिक भूमि से जुड़ा था, उसने अलग अलग अंतर महसूस किए, क्योंकि उसे लगा कि जिस मैदान में वे थे उसके बाहर सब कुछ 5 गुना धीमी गति से चल रहा था। यहाँ 5 घंटे बाहर के 1 घंटे के बराबर होंगे। जैसे ही उन्होंने इस समय अंतर की पुष्टि की, उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बार फिर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो दुनिया को तोड़ देगा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 180 कौशल संयोजन अपने सर्वोत्तम रूप में दो। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो हर कुछ दिनों में तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम था, समय ही और भी मजबूत बनने में एकमात्र दुश्मन था। अब अगर समय ऐसी चीज थी जो उनके पास बहुत थी, तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। नूह इस नए माहौल में एक खास मामला बना रहा, क्योंकि वह स्पैम करना जारी रख सकता था और अपने कौशल की दक्षता को पागलपन की हद तक बढ़ा सकता था। जो जानवर समय स्थान में अपने कौशल की दक्षता बढ़ा रहे थे, वे कभी भी उसकी गति से मेल नहीं खा पाएंगे। समय स्थान में नूह ने दक्षताओं को बढ़ाने और कई कौशलों को संयोजित करने में एक पूरा सप्ताह व्यतीत किया। उसने बोरियत से बचने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए, क्योंकि उसका अपना शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था और साथ ही एक मरे हुए की सहनशक्ति भी थी, जिसने थकान के विचार को उससे और भी दूर कर दिया। उसने सबसे पहले नए उन्नत पौराणिक जानवरों के साथ तब तक युद्ध किया जब तक वे खत्म नहीं हो गए। जानवरों ने पाया कि वे नूह से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, भले ही वे उसके बराबर रैंक पर पहुंच गए हों। अभिमानित सम्राट पेंगुइन ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया, क्योंकि उसके किसी भी आश्चर्यजनक हमले में सफलता नहीं मिली। जब वे ऊर्जा से रहित होने वाले थे, तब नूह ने जानवरों के आयुध फीचर को सक्रिय किया, क्योंकि जानवरों की शक्तियां तुरंत बढ़ गईं और उनके शरीर पर भयानक रूप से सुसज्जित कवच दिखाई देने लगे। जब वे अपने बख्तरबंद रूपों के साथ लड़े, तो नूह को जानवरों के क्रूर हमलों से निपटने के लिए माउंटेन सी सेक्ट की गुप्त तकनीकों की सभी 6 शैलियों को सक्रिय करना पड़ा। लेकिन परिणाम शानदार रहे। उनके कौशल में तेजी से वृद्धि होती रही और उन्हें उनके साथ युद्ध का अनुभव भी बढ़ता गया। जब वो उत्साही जानवरों से लड़ रहे थे, तो उन्हें बोरियत का भी एहसास नहीं हुआ, जो उनकी तरह ही अपनी दक्षता बढ़ा रहे थे। जानवरों को आध्यात्मिक भूमि की जानवरों के हथियार विशेषता द्वारा प्रदान की गई शक्ति की आदत होती जा रही थी, क्योंकि वे घातक प्रहार करने के लिए एक साथ काम करने लगे थे। जहाँ तक नूह की बात है, वह जिन कौशल संयोजनों को देख रहा था, वे प्रचुर मात्रा में थे और उसकी ताकत पहले कभी नहीं देखी गई आसमान छूने के अपने पहले चरण की शुरुआत कर चुकी थी। ये बिल्कुल हास्यास्पद होने वाला था। सबसे पहले 6 पौराणिक कौशल थे जो उसने अपने लिए पौराणिक समुद्री जीवों की मृत्यु से सीखे थे, जो आध्यात्मिक भूमि के उन्नयन से ऊर्जा के विस्फोट के साथ साथ बारबाटोस द्वारा लाए गए थे। 6 कौशल जो पहले से ही सीखे गए थे और पिछले 7 दिनों में दक्षता में 60 से ऊपर उठ गए थे, वे थे एडमेंटाइन स्किन, टाइटन का उत्थान, मेटामोर्फोसिस, थंडर डिस्टॉर्शन, मेगालाडॉन ट्रांसफॉर्मेशन। नए कौशलों के अलावा जो पहले ही 60 से ऊपर पहुंच चुके थे, उनके पुराने पौराणिक कौशल पहले ही आवश्यक 100 दक्षता तक पहुंच चुके थे, जिनमें से कुछ पहले ही संयुक्त हो चुके थे। माउंटेन सी सेक्ट की 5वीं शैली सम्राट का अवतरण जोड़, माउंटेन सी सेक्ट की 6ठी शैली ड्रैगन रूप, पौराणिक जोड़, ड्रैगन सम्राट का अवतरण। गहरे समुद्र के जीवों को बुलाना जोड़, विशालीकरण, पौराणिक जोड़, विनाशकारी टाइटन्स को बुलाना। इन नए मिथिकल जोड़ कौशलों के तीव्र और शानदार प्रकटन के अलावा कई लीजेंडरी जोड़ संयोजन भी थे। माउंटेन सी सेक्ट की 3वीं शैली हीलिंग वाटर जोड़, माउंटेन सी सेक्ट की 4थी शैली विंग्स ऑफ द सी, लेजेंडरी जोड़, हीलिंग विंग्स। वर्लपूल जोड़, हाइड्रोसाइरोकिनेसिस, लीजेंडरी जोड़, भावर जमी हुई मौत। हेजेमनी का भ्रष्ट सिगिल जोड़, दानव राजा का हकी, लीजेंडरी जोड़, दानव राजा का बैनर। ऐसे कौशल भी थे जो एपिक जोड़ से आगे बढ़कर लीजेंडरी बन गए, क्योंकि कौशल संयोजन की शानदार दक्षता समय विस्तार के साथ मिलकर सभी अपेक्षाओं को पार करती रही। पैशाचिक तलवार जानवर परिवर्तन जोड़, मौत के संत को बुलाओ, पौराणिक मौत के लावक को बुलाओ। विनाशकारी डोमेन जोड़, बर्फ और हड्डियों का तूफान, पौराणिक विनाश। ये प्रशिक्षण और कौशल के स्पैमिंग के लगातार 1 सप्ताह में हुआ। यह 1 सप्ताह बाहरी दुनिया में बिताए गए 1.5 दिन के बराबर था। पहली बार उसे जिस चीज का सामना करना पड़ा, वह थी निम्न श्रेणी के कौशलों के लिए समान कौशलों का संयोजन न होना। महाकाव्य और निम्न श्रेणी के कई कौशल थे जिन्हें नूह के स्तर के लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं माना जा सकता था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका उसने अभी भी उपयोग किया और जो महत्वपूर्ण बने रहे।
इनके उदाहरण रैंक एक भाषा समझ रिकॉर्डर कुक, साथ ही रैंक एस विचार त्वरण और संकट से बचाव थे। वे कौशल थे जो युद्ध से संबंधित नहीं थे, लेकिन उनकी शक्ति को बढ़ाते थे और यह उनकी अपनी उपयोगिता थी। नू ने टाइम स्पेस में दिन बिताना जारी रखा क्योंकि कौशल की दक्षताएं तेज गति से बढ़ती रहीं। बारबाटोस का मनोरंजन करने के लिए वह दिन में 1 या 2 घंटे के लिए बाहर आता था क्योंकि वह एक बार फिर से हर दिन शक्ति में स्पष्ट रूप से वृद्धि का रोमांच महसूस करता था। समय विस्तार से प्रभावित स्थान में बिताए पहले सप्ताह में, जो बाहरी दुनिया में 1.5 दिन के बराबर था, उसने संयोजनों के माध्यम से 2 मिथिकल जोड़ कौशल और 3 लीजेंडरी जोड़ प्राप्त किए थे। उसके बाद के सप्ताह में 6 मिथिकल कौशल जो पहले सप्ताह के दौरान आधे से अधिक अधिकतम थे, 100 तक पहुंच गए थे और उन्हें भी मिला दिया गया था, जिससे अन्य 3 मिथिकल जोड़ कौशल उत्पन्न हुए। नू ने अपना ध्यान कम रैंक वाले कौशल पर लगाना बंद कर दिया क्योंकि उसने जल्द से जल्द एक फैंटास्मल रैंक वाला कौशल हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। केवल लीजेंडरी कौशल और उच्चतर कौशल पर ही उसका ध्यान और संयोजन जारी रहा क्योंकि तीसरे सप्ताह के दौरान 21 दिनों के बाद उसके पास कई मिथिकल जोड़ रैंक वाले कौशल थे जो दक्षता में अधिकतम थे। 21 दिन, यह बाहरी दुनिया में 4 दिनों के बराबर था और उसने कौशल संयोजनों के माध्यम से एक फैंटास्मल रैंक कौशल प्राप्त करने की शर्तों को प्राप्त किया था। नू के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास फैंटास्मल रैंक की ताकत है या नहीं, जब तक उसके पास उस रैंक का कौशल है जिसके लिए मैना की आवश्यकता होती है, वो उस रैंक के किसी भी औसत प्राणी पर हावी हो सकता है। टाइम स्पेस में उसके साथ अभ्यास करने वाले जानवर केवल 1 या 2 कौशल को मिथिकल जोड़ रैंक तक बढ़ाने में सक्षम थे और वे फैंटास्मल रैंक तक पहुंचने के लिए कौशल को संयोजित करने के लिए कहीं भी तैयार नहीं थे। वे लगातार कौशल को स्पैम करने के उसके भयानक धोखे को दोहरा नहीं सकते थे और बस हर घंटे दक्षता को बढ़ते हुए देखते थे और वे एक बार फिर रैंक में पीछे रहने वाले थे। नू ने मिथिकल जोड़ कौशलों के सम्मिलन पर ध्यान दिया, जो अब पहले से ही दक्षता में अधिकतम थे, क्योंकि उसने सावधानीपूर्वक चुना कि उसका पहला फैंटास्मल कौशल क्या होना चाहिए। मेगालाडॉन परिवर्तन जोड़ काया पलट, पौराणिक जोड़ गहरे समुद्र का आतंक, एडमंटाइन त्वचा जोड़ टाइटन का उत्थान, मिथिकल जोड़ टाइटेनियम बॉडी, थंडर डिस्टॉर्शन जोड़ मौत की आभा, पौराणिक जोड़ मौत और बिजली की बारिश। इन तीनों के अलावा उनके पास पहले से ही ड्रैगन सम्राट का वंश और विनाशकारी टाइटन का आह्वान था। इनमें से कौन सा संगत था और जो उनके पहले फैंटास्मल कौशल को बनाने के लिए एक साथ आएगा? अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि महारानी पैमोन अपनी हड्डियों से बनी सीट पर भागती हुई आकृतियों को देख रही थी जब उनकी नज़र संघर्षरत वासागो पर पड़ी, जो भयानक कैसेटेराइट शार्क से मुकाबला कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया क्योंकि हड्डियां लगातार उसके शरीर से निकल रही थीं और राक्षसों के विशाल आकार बनाने लगी थी। उनका लक्ष्य शार्क था जिसने वासागो पर हमलों की बारिश करते हुए मेगालोडन को भी शर्मिंदा कर दिया था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।